जब तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो मुजाहमत के रास्ते पे मत जाओ। जो कुछ हासिल है उस पर सब्र करो, उसमें इस्तिकामत पैदा करो। कराची शहर के लिए 4-5 आलिम बहुत काफ़ी हैं। उस शहर में चूंकि आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस में थी, तो आपने अपनी जो आइडेंटिटी थी उसको पावरफुल करने के लिए जत्थे बनाए। मेरा बच्चा कम से कम उस सतह पर पहुंचे कि वो टीएलपी का हिस्सा ना बन सके। मदरसा बन गया, एक पूरी पूरी स्टेट होती है, उसके अंदर हज़ारों तलबा पढ़ रहे होते हैं। 95% तालिब इल्म वहाँ पर जो पढ़ रहे होते हैं, आप प्रैक्टिकल एनालिसिस करके देख लें, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ने उनको दीन का स्पेशलाइज्ड आलिम बनने के लिए सिरे से पैदा ही नहीं किया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी जिक्र शुरू ही हुआ था तो पता चला 2 साल गुजर गए हैं जब आखिरी दफ़ा हमने इनको मेहमान किया था। बड़ी लोगों ने तब भी फरमाइश की थी, उसके बाद भी बड़े लोगों ने फरमाइश की है, तो हमारे लिए फिर एक और एज़ाज़ की बात है कि मोहम्मद हसन इलियास एक स्कॉलर हैं, एक स्टूडेंट भी हैं। गामदी इंस्टीट्यूट जो है उसमें एक बड़ा नाम है, आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा और आजकल तो हर पॉडकास्ट में देखा होगा, लेकिन हमारी पॉडकास्ट हमेशा से ख़ास होती है। मोहम्मद हसन इलियास साहब कैसे हैं ज़रा? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया आपका। सर मैंने सोचा कि हर मसले पर तो आपकी एक वीडियो है, लोगों ने कुछ 100 सवाल भेजे हैं, उस पे एंड पे आएंगे मसले हाथ पर, लेकिन ज़रा थोड़ी आजकल की जो सियासी मंजरनामा है वो एजाज सैयद से भी आपने डिस्कस किया, पर मैं उसको लिंक करना चाहूँगा आपकी अपनी ज़िंदगी से। तो ज़रा पास्ट में चलते हैं, सिंस आपकी मेरी उम्र बड़ी सेम ही है, 1 साल का फ़र्क है। अब ये ऑडियंस सोचे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सर बनौरी टाउन में आपने शुरू किया। बनौरी टाउन एक इनफेमस है पाकिस्तान में, एक एक्सट्रीमिज़म में कई उनके फतवे भी आ चुके हैं। तो पाकिस्तान में आजकल जो बच्चे हैं, जो मुझे लगता है कि एक सॉफ्ट जिस सफ़र से हम लोग गुजर चुके हैं, जो तालिबानाइजेशन थी या जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म था, उसका एक सॉफ्ट अंग्रेज़ी लिबरल फेस यूट्यूब पे बनाकर लोग वही मंजन बेच रहे हैं। तो अगर आप पास में जाएं, आपको किस चीज़ ने माइल किया था उसी सोच की तरफ बचपन में? जी अच्छा जी, ऐसा है कि मेरा तो अपना बैकग्राउंड आप जानते हैं, बहुत ही ट्रेडिशनल हार्डकोर जो यहाँ पे देवबंदी रूट्स हैं उनसे था। मैं पढ़ा कराची के एक और ज़्यादा हार्डलाइनर उस ज़माने में था, काफ़ी वो भी इनलाइटेंड मॉडरेशन की तरफ गया है, जामिअतुर रशीद, लेकिन अजीज़ रिश्तेदार सारे वहीं से थे जहाँ का आपने जिक्र किया। जो बात मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, एक रियलाइजेशन मुझे होती है, इट्स मोर अबाउट ब्रॉड बेस एजुकेशन। एक दफ़ा जब ब्रॉड बेस एजुकेशन आपके अंदर दाखिल हो जाती है ना, तो आप चीज़ों को ऑन इट्स फेस वैल्यू नहीं देखते, आप लाजमन उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का जैसा है आप जानते हैं, जिसके अंदर कोई अप टू डेट चीज़ें नहीं हैं, रट्टाफिकेशन का सिस्टम है, आउटडेटेड कॉन्सेप्चुअल सब चीज़ें हैं। बट उसके बावजूद वो जो माहौल है ना, जिस माहौल में आप रहते हैं, जहाँ पर डाइवर्स कल्चर के लोग आ रहे हैं और उन सब के डिफरेंट रिलीजियस व्यूज़ हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, उस एनवायरनमेंट में रहने से ऑन इट्स ओन आपकी ग्रूमिंग होती है और आपके यहाँ चीज़ों को उनकी रीजनिंग की बुनियाद पर अखज़ करने की एक खामोश सी सलाहियत है जो पैदा होना शुरू हो जाती है। ये ब्रॉड बेस सिस्टम का बहुत बड़ा, जिसको आप कहते हैं कंट्रीब्यूशन, इसलिए हम ये कहते हैं कि कोई शख्स अगर मदरसे में जाता है, आप छोटी उम्र में बच्चों को मदरसे में लेते हैं, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप किसी छोटे से बच्चे को डेंटिस्ट्री या साइकोलॉजी या उसको मेडिकल साइंस की कोई तालीम देना शुरू कर दें। सो ब्रॉड बेस एजुकेशन का एक पस मंज़र था। मेरे वालिद साहब खुद मजहबी लोगों में रहे, तो उन्होंने बहुत करीब से देखा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे तजुर्बात होते हैं जो किताबों में आपको नहीं मिलते, जिसको हमारे ज़मीर नकवी साहब ने भी कहा था ना, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। तो बहुत सारी बातें ठीक होती है कि वो आपको अमली ज़िंदगी में नज़र आती हैं। तो उन्होंने मजहबी लोगों को बहुत करीब से देखा था, तो बहुत सारी जो प्रैक्टिकल शॉर्ट कमिंग्स होती हैं ना, वो एक डाइवर्स बैकग्राउंड से आने वाला आदमी फ़ौरन से अडॉप्ट कर लेता है। सो उन्होंने मुझ पर बहुत ज़ोर दिया बचपन ही से कि कोशिश करो कि दुनिया को जानो। दुनिया को जानोगे, इसके तकाज़ों को समझोगे, तो फिर सवालात पैदा होंगे, क्यूरियोसिटी पैदा होगी, उसका फिर जवाब हासिल करना। तो मैं इस पस मंज़र में लाशऊरी तौर पर मदरसे में गया था कि ये मेरे पस मंज़र में ब्रॉड बेस तालीम है। अगरचे मुझे उस वक़्त महसूस नहीं होता था कि मैं शायद कोई दूसरी दीनी फ़िक्र अडॉप्ट करूँगा, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो बड़े-बड़े मसाइल थे, इतने बड़े-बड़े मसाइल थे कि आप एक राह चलते बच्चे को भी कॉमन सेंस की बुनियाद पर अगर कम्युनिकेट करना चाहें तो यू कैन नॉट डू इट। मसलन ये कि भाई जन्नत में जाने का क्राइटेरिया क्या है? तो अब अगर आपको बताया जाए कि सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएंगे, तो अगला सवाल पैदा होता है, फिर अल्लाह ने मुझे मुसलमान बना दिया, किसी को क्रिश्चियन बना दिया, किसी को हिंदू बना दिया,
तो ये तो बाय चॉइस हो रहा है ना, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें, मैं क्या कर रहा हूँ, तो चूजन वन है हम सारे। तो सवालात की फिर एक दुनिया होती है, उसके बाद दीन क्या है, अखज़ कैसे किया जाता है, सोर्सेज क्या हैं, इंटरप्रिटेशंस क्या हैं। इंटरप्रिटेशंस में मैं जिस इंटरप्रिटेशन को तरजीह दे के मदरसे में आ गया हूँ, ये हनफी थॉट है, इसके अंदर देवबंदी सेक्ट है, उसके अंदर हयाती उसकी सब आउटशूट है, इसमें मैं किस बुनियाद पे इसको अखज़ कर रहा हूँ कि हम ही ठीक हैं। तो फिर एक दुनिया होती है क्यूरियोसिटीज़ की, उसका फिर जवाबात मिलने आपको शुरू होते हैं। तो जब जवाब आपको मिलता है तो बहुत जल्दी आपका ब्रेन आपको एक मैसेज देता है कि भाई ये एक ट्रेडिशन है, ये एक रिवायत है, इसके पीछे रीजनिंग उस तरीके से नहीं जिसका तुम मुतालबा कर रहे हो। और जब आपके यहाँ ये सवाल पैदा होना कि आप रीजनिंग दें, तो उसके जवाब में फिर कुछ सेट प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं कि भाई ये तुमने अगर इस पे रीजनिंग मांगी तो ये तो तुम इजमा के खिलाफ जा रहे हो, यानी उसके लिए एक और आपको काउंटर आर्गूमेंट दिया जाता है, इसकी अपनी रीजनिंग ज़ेरे बहस नहीं आती। उसकी रीजनिंग पूछें भाई ये इजमा कहाँ से साबित होता है, तो भाई कुरान की एक आयत से साबित होता है। वो पूछो भाई आयत से कैसे साबित होता है, फिर उसके बाद सर्कल में जाते हो कहते सब ने ये कहा है तो इसलिए साबित होता है। तो कुछ ही अरसे बाद मेरे यहाँ क्यूरियोसिटीज़ पैदा होनी शुरू हुई और तरद्दुदात सामने आए। और बिलखुसूस उस ज़माने में पाकिस्तान में आपको याद होगा 2006 से लेके 9, 10, 11 का जो पाकिस्तान है, उसमें गली मोहल्लों में, चौक चौराहों में, दीवानों एवानों में हर जगह टीटीपी का जो आपको सिलसिला है, यहाँ पर स्वात ऑपरेशन हुआ। तो वहाँ से ज़्यादा सवालात पैदा हुए कि भाई अगर यही दीनी फ़िक्र है और ये जो टीटीपी वाले लोग हैं ये इन्हीं मदरसों से निकले हुए हैं, तो फिर इस जो प्रोडक्ट हमारे हाथ में आएगी वो तो इसके अलावा हो नहीं सकती जो कुछ हम कंटेंट पढ़ रहे हैं। तो उस पर फिर हम जाते थे अपने असातिज़ा के पास, उनसे पूछते थे। आपको याद होगा एक ज़माने में जब पाकिस्तान में ये बहुत हालात ख़राब हुए तो हुकूमत ने और हमारे यहाँ के इदारों ने बड़ा ज़ोर दिया उलमा पर कि भाई आप इन लोगों से अपने आप को अलग करें। तो उन लोगों ने उस मौके के ऊपर खुतूत लिखे, टीटीपी को खुतूत लिखे कि भाई ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो उन्होंने फिर काउंटर आर्गूमेंट्स दिए, उन्होंने कहा कि वही इस्लाम है जो आपने हमें पढ़ाया है मदरसों के अंदर, हम कोई उससे मुख्तलिफ काम नहीं कर रहे, हमने जो फ़िक्र पढ़ी है, जो मकासद दीन पढ़े हैं, जो खिलाफत का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो सब कुछ वही हम उसी के मुताबिक कर रहे हैं। ये आप लोग हैं जो पीछे हट गए, हम तो उसी पे चल रहे हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी तो हम गए अपने असातिज़ा के पास, बड़े उलमा के पास, कि भाई ये तो वही बात कर रहे हैं जो हमारी किताबों में लिखी है, तो फिर हम इनकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पर एक मसलियत पसंदी, ये वक्त जो है वो गलबा दीन का नहीं है, बकाए दीन का, इस वक्त ये बातें कहने की ज़रूरत नहीं है, एक मौका आएगा उस वक्त हम ये बातें करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें, तो इससे फिर तज़ादात नुमायाँ होना शुरू हुए। तो उस ज़माने में फिर हम तलाश करते थे, कुछ बैकग्राउंड था हिस्ट्री का, फ़िलासफ़ी का, एंथ्रोपोलॉजी चीज़ें पढ़ते थे। तो वहाँ पर फिर गांधी साहब के अफ़कार सुनने को मिले, तो जो वो मिले तो उनको फिर हमने पेश करना शुरू किया मदरसों में। तो उस पर कोई जवाब नहीं होता था हमके इसको पास। थोड़ा फिर वापस पीछे अगर हम जाएं, द रीज़न मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मैंने नोटिस किया है कि एक और नहीं वही लॉट जमा हो रही है। हम समझते हैं मदारिस जो हैं, मदारिस एज अ कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक रिलीजियस स्कूल है, लेकिन उसको दुकान की तरह भी कई लोग चलाते हैं। ज़ाहिरी बात है हर कोई जो मदरसे में पढ़ा रहा है वो यकीनन नहीं कि उसकी दाढ़ी हो तो वो दीनदार हो। हमने कई मदरसे में ऐसी भी वीडियोस देखी हैं कि एक हाथ में कुरान होता है और दूसरे हाथ से वो लोग क्या कर रहे होते हैं। ये कोई इस्लाम में मानने वाला सच्चा मुसलमान हो नहीं सकता। अब वही दुकानें मैंने यूट्यूब पर देखी हैं कि हमें 3,000 दे दो, हमें सब्सक्राइब कर लो, हमें 5,000 दे दो, मेरे कपड़े खरीद लो, और वो मंजन वही बेच रहे हैं। तो जो 13 साल के, 14 साल के, 10 साल के बच्चे उनको सुन रहे होते हैं। तो अगर हम इफ़ वी गो बैक, आई थिंक 6th ग्रेड में आप जब थे, जब आपने भी कहा कि मैंने मदरसा ज्वाइन करना है, तो आपके वालिद साहब ने आपको बिठा कर बोला कि पढ़ लो, फिर जो तुम्हारी मर्जी है वो कर लेना। तो एज पाकिस्तानी जहाँ हमें शुरू से मज़हब बताया जाता है और मज़हब हमारे दिल के करीब है, आपकी ज़िंदगी से आपने क्या सबक अखज़ किया जो आप बच्चों को भी बताना चाहेंगे कि जो मज़हब के नाम पे आपको एक्सप्लॉइट कर कर एक राह की तरफ जा रहे हैं, उसका पुल क्या है जिसमें आप भी बह गए थे, और उसको कैसे रेजिस्ट करें? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसमें जो सबसे पहली चीज़ समझने की है ना कि मज़हब, अगर आप किसी मज़हब को मानते हैं, आपकी कोई आइडेंटिटी है और आप उसमें पैदा हुए हैं, ज़ाहिर बात है हम में से हर आदमी बाय चॉइस इख्तियार नहीं करता मैंने किसके घर पैदा होना है। मैं मुसलमान पैदा हो गया, मैं देवबंदी पैदा हो गया। उसके बाद एक ख़ास उम्र को आप पहुँचते हैं जहाँ शऊर पैदा होता है। आप रीडिस्कवर करते हैं अपनी आइडेंटिटी को। उस रीडिस्कवरी में अगर आप मुसलमान हैं, तो सबसे पहली चीज़ ये समझने की है कि उस रीडिस्कवरी के अमल में आप सोसाइटी में क्या रोल अपना मुतय्यन कर रहे हैं। आप
एक्सपर्ट ऑफ नॉलेज बनना चाहते हैं, स्कॉलर बनना चाहते हैं, या एक अच्छा मुसलमान बनना चाहते हैं, ये पहले दिन तय करें। हमारे यहाँ ये जो कुछ आपको सिस्टम नज़र आता है, जिसमें एक मदरसा बन गया, एक पूरी पूरी स्टेट होती है, उसके अंदर हज़ारों तलबा पढ़ रहे होते हैं, 95% तालिब इल्म वहाँ पर जो पढ़ रहे होते हैं, आप प्रैक्टिकल एनालिसिस करके देख लें, मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ने उनको दीन का स्पेशलाइज्ड आलिम बनने के लिए सिरे से पैदा ही नहीं किया। इसलिए कि स्पेशलाइज्ड आप किसी भी फील्ड में करते हैं तो उसके लिए ख़ास एप्टीट्यूड चाहिए होता है। आप सोशल साइंसेज में करते हैं, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं, तो आपकी सोसाइटी में हर आदमी मास्टर्स पीएचडी लेवल तक नहीं जाता, लेकिन मदरसे में आप एक छोटी उम्र के बच्चों को हज़ारों की तादाद में दाखिल कर लेते हैं कि हमने इनको एक्सपर्ट पीएचडी स्कॉलर्स बनाना है। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है कि एक बड़ी लॉट जो वहाँ पर जाती है वो उस काबिल होकर इक्विप्ड ही नहीं होती कि वो सोसाइटी में आके मज़हब को रिप्रेजेंट कर सके। तो वो फिर क्या करते हैं? वो डिफरेंट रोल्स तलाश करते हैं। वो रोल्स असल में सोसाइटी में उनकी वर्थ तय करता है। वो पॉलिटिकल रोल्स होते हैं, वो इसी तरीके से हमारे जो सेक्टेरियन जमातें बन चुकी हैं उनके कारकुनान के रोल्स होते हैं। उसके ज़रिए से वो सोसाइटी में अपने ब्रेड एंड बटर, अपनी डोमिनेंस, अपनी प्रेजेंस को साबित करते हैं। तो जो लोग मज़हब की तरफ आना चाहते हैं, सबसे पहले देखें भाई अच्छा मुसलमान बनना है तो आपको अल्लाह ताला ने बहुत बड़े अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं लाइफ में। जो कैरियर आपको अच्छा लगता है आप उसको चूज़ करें, कुरान पढ़ें, उसके बाद डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं उनका इल्मी मुताला कर लें, दिन में आधा घंटा 20 मिनट जो आपका एप्टीट्यूड है, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बेसिक जो वैल्यूज़ हैं, और वो वैल्यूज़ यूनिवर्सल हैं, वो सिर्फ इस्लाम नहीं देता, वो ह्यूमैनिटी के यहाँ मौजूद है और वो फितरत के अंदर आई हैं। आपने भाई सच बोलना है, आपने कम नहीं तोलना है, सब चीज़ें, यही दीन है। कुछ दीन के इजाफी तकाज़े हैं, वो शरीयत की चीज़ें, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिनका अल्लाह हमसे मुतालबा करता है, और बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ की हैं, तो उनको आपने पूरा करना है। अगर वो आप पूरा करने की पोजीशन में आगे हैं तो क़यामत में आपका दर्जा वही है जो एक आलिम का है। बल्कि अल्लाह ताला तो यहाँ तक कहा है कि भाई अगर आप उस जगह पर खड़े होते हैं तो मैं आपको अंबिया के साथ खड़ा कर दूंगा क़यामत के अंदर। हर आदमी का यही इम्तिहान है, एक रेडी वाले का यही इम्तिहान है, सुबह उठे, 2 रकात नमाज पढ़े, सच्चाई से केले बेचे और उसके बाद आके घर पे सो जाए, वो बराबर है। अब ये जो मदरसे हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, ये बहुत रीसेंट फिनोमेना है, इसको कोई 1-1.5 सदी भी नहीं गुजरी। हमारे यहाँ जो मजहबी क़यादत रसूलुल्लाह की मौजूदगी में पैदा हुई, सहाबा की, उसके बाद उसी में से चंद लोगों को इख्तिदार मिला, वो सिलसिला जब आगे बढ़ा तो फिर उसको पॉलिटिकल क़यादत ने टेक ओवर कर लिया। ये हमारे अब्बासी खलीफा को मजहबी उलमा नहीं थे, उमवी खलीफा को मजहबी उलमा नहीं थे। उस दौर में जो मजहबी उलमा बैठते थे या पैदा होते थे, उनको स्टेट में एक रोल दिया जाता था जहाँ पर उनकी एनर्जीज चैनलाइज होती थी। मिसाल के तौर पर ये जो आपको पूरा का पूरा ट्रेडिशन नज़र आता है फ़िक़्ह का, ये स्टेट लॉ का ट्रेडिशन था, और मजहबी आलिम जो था वो मुमलिकत का निज़ाम चलाता था, वो जज बनता था, वो काजी बनता था। इस तरह एक तरफ इंस्टीट्यूशन मौजूद थे जहाँ अहले इल्म उलमा पैदा हो रहे हैं, तफसीर लिखने वाले, हदीस लिखने वाले, और वहीं से वो लोग पैदा हो रहे हैं जो लॉ को जानते हैं। और लॉ की रिवायत हमारे यहाँ जब इस्लाम शुरू में यहाँ पर आया है तो वो जो रोमन लॉ था वही मौजूद था। फिर हमारा अपना ट्रेडिशन पैदा हुआ लॉ का, जो अपनी ज़ात में सेकुलर ट्रेडिशन है, तो उसमें उलमा की एनर्जीज चैनलाइज होती चली गई। आपको पता है कि खलीफा मंसूर ने चीफ जस्टिस बनाया, मंसूर ने काज़ी उल क़ुज़ात इमाम अबू यूसुफ को, कर ले कोई मसला जारी है, ओके, तो उनको चीफ जस्टिस खलीफा मंसूर को बना दिया, और उसके बाद एक बड़ी तादाद उलमा की जुडिशरी के जरिए ही आगे अपना काम अंजाम देती रही सोसाइटी में। लेकिन हमारी जो तीनों बड़ी सल्तनतें थीं, आप जानते हैं कि उनका खात्मा हुआ, सफ़ी सल्तनत हो, उस्मानिया सल्तनत हो या मुगलिया सल्तनत हो। उसके बाद एक गैप पैदा हुआ कि अब मजहबी उलमा क्या करेंगे, उनकी आइडेंटिटी क्या है, उनकी एनर्जीज कहाँ चैनलाइज होंगी। तो एक शहर जहाँ पर 5 आलिम को होना चाहिए था, मतलब कराची शहर के लिए 4-5 आलिम बहुत काफ़ी हैं, उस शहर में चूंकि आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस में थी, तो आपने अपनी जो आइडेंटिटी थी उसको पावरफुल करने के लिए जथे बनाए। ये मदारिस का सिलसिला बना और ये कमर्शियल एक्टिविटी बनना शुरू हो गई। अब जब कमर्शियल एक्टिविटी बनेगी तो उसके साथ इकोनॉमिक्स अटैच हो जाएगी। ज़रूरियात पूरी करनी है तो फिर आपको सोसाइटी के पास जाना है, सोसाइटी को आपने एक तस्वीर दिखानी है कि जी हम तो असल में ये खिदमत अंजाम देना चाहते हैं, इसलिए हमें सपोर्ट करो। तो जो पूरा पिक्चर था वो बिल्कुल उलट पुलट हो गया। तो हमें इस वक्त जो हमारी सोसाइटी में फसाद नज़र आता है, और उस फसाद को लोग उसकी कोर से आइडेंटिफाई नहीं करते। वो फसाद ये है
कि मदारिस के अंदर इतनी बड़े अफराद की तादाद जाती है, ये सिरे से बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। वहाँ सिर्फ एक्सपर्ट्स लोगों को जाना है और जो भी उनका ताबीर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो गांधी साहब की ताबीर हो, वो हनफी ताबीर हो, वो शाफी ताबीर हो, वो एक ट्रेडिशन में खड़े होंगे, वो सोबर स्कॉलर्स होंगे, उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन आपने 1000 लोगों की लौट को वहाँ डाल दिया, जिसमें जज्बाती नौजवान हैं जो क्लासरूम में आधी बात सुनते हैं, उसके बाद निकल के नारे लगाते हैं और किसी शख्स पर कोई चीज़ उनको तौहीन आमेज लगती है उसका गला उतार देते हैं। तो ये काम अगर आप करेंगे तो सोसाइटी का फैब्रिक, उसके तारोपोद बिखर जाएंगे। तो मैं नौजवानों को ये कहता हूँ, जो आपका बहुत अच्छा सवाल है, जो और पाकिस्तान में हमारे यहाँ बेशतर लोग मज़हब से मोहब्बत करते हैं, उनको समझने की चीज़ है कि आप मज़हब का इल्मी मुताला करें। उसके लिए मदरसे में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए रिसोर्सेज मौजूद हैं, ताबीरात नुमाइंदा मौजूद है, वो ऑनलाइन मौजूद है। अपनी कैपेसिटी देखें कि आपकी कैपेसिटी क्या है। आप एकेडमिकली सीखना चाहते हैं तो अपनी फील्ड ऑफ नॉलेज में जाएं और मज़हब का मुताला करें, उसकी रीजनिंग को समझें। हाँ, अगर आप दीन का एक्सपर्ट आलिम बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये चीज़ ज़हन में रखें कि एक्सपर्ट आलिम आप उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक आप किसी एक सेक्ट के अंदर अपने आप को पाबंद करके खड़े हो जाते हैं। बिकॉज मज़हब का जो भी इल्म है उसके लिए आपको कंपैरेटिवली पढ़ना पड़ेगा, रिलीजन्स को भी पढ़ना पड़ेगा, नैरेटिव्स को भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो फ़िरक़ों की बुनियाद पर मदरसे बने हुए हैं उनके अंदर जाकर आप दीन का सिक्काबंद अच्छा आलिम नहीं बन सकते और ना सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते। इसमें अगर तो हम आपका जो पैराडाइम आपने ड्रॉ किया है वो मान लें, तो अगर जो लोग सुन रहे हैं उनके बच्चे हैं, अब वो चाहते हैं कि अच्छा वो नमाज सीखें, या अगर इसको हम कंपेयर भी करें, लेट्स से फिज़िक्स है, फिज़िक्स का हर दुनिया का लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद है, लेकिन जब तक स्कूल में टीचर आपको एक करिकुलम के तहत लेकर ना जाए आप नहीं शायद उस तरफ पहुंचेंगे, या मुश्किल होगा ख़ुद से डिस्कवर करने के लिए। तो ए जो पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे इस्लाम के बारे में सीखें, ना सिर्फ नमाज़ पढ़नी, अच्छा क्यों नमाज है, क्या है, वो क्या करें। और बी अगर मदरसे नहीं जाना तो जो मुसलमान बच्चे हैं जो इस्लाम की तरफ आना चाहते हैं, वो लेट से 18 साल की उम्र तक, जब तक उनकी सोच और फिक्र नहीं हुई है, शुड दे जस्ट फोकस ऑन द रिचुअल्स, क्योंकि सवाल तो आने शुरू हो जाते हैं बचपन से ही, तो वो फिर कहाँ रीजनिंग ढूंढें। पहली चीज़ ये है, माँ बाप ने बच्चों को अगर दीन पर रखना है और वो चाहते हैं कि जो दीन उन्होंने समझा है कि बच्चों को सिखाएं, तो पहले मरहले में ख़ुद दीन को उन्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि दीन कोई रिवायत नहीं है, दीन एक नैरेटिव है, उसकी कुछ अपने आइडियोलॉजिकल रूट्स हैं, उसके पीछे कोई रीजनिंग का मरहला है। इब्तदाई तौर पे वो जब समझेंगे तो दीन का शऊरी मुताले का आगाज़ होगा। उसके बाद स्किल्स सिखानी है जो छोटी उम्र में सीख सकता है बच्चा, बड़ी उम्र में नहीं सीख सकता। उसमें पहली चीज़ है आपको लैंग्वेज का एक्सेस हो। हमारा जो दीन है उसका कंटेंट अरबी ज़ुबान में है, तो अरबी ज़ुबान अगर आप बच्चे को सिखाते हैं, और मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ एक बड़ा, जिसको आप लगता है बड़ा मुश्किल काम है यार, अरबी ज़ुबान कैसे सिखाएंगे, अल्लाह ताला ने एक बच्चे में 3 से 5 ज़ुबानें समझने की सलाहियत रखी हुई है। ये हम लोग होते हैं जो इस चीज़ को कभी भी काबिल तवज्जो बनाकर बच्चों के लिए अपने टाइम को मैनेज नहीं करते। अब देखिए हमारे यहाँ जब वालिदैन को ख्वाहिश होती है वो बच्चों को रोबोटिक्स भी सिखाते हैं, सिंगापुर मैथ्स भी सिखाते हैं, एकेडमीज़ में लेके भी जाते हैं, क्यों, उसकी वर्थ उनके सामने वाज़े होती है। तो आपके यहाँ जब नीड पैदा होगी तो सोसाइटी में उसके लिए ऑप्शन भी सामने आ जाएंगे। हमने अपने बच्चों को अरबी ज़ुबान सिखानी है। अरबी ज़ुबान जब वो सीखेंगे तो उनके लिए रीडेबल बनाना है कुरान को। कुरान एज अ रिलीजियस बुक नहीं, कुरान एज अ अरबिक की रीडर बुक, उसी ज़ुबान की एप्लीकेशन वो उस किताब में करें तो उनका कुरान से बरह रास्त ताल्लुक़ पैदा होगा। जब वो कुरान को पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे यहाँ आप देखिए बचपन में आपके भी अगर पस मंज़र है तो कारी साहब आते थे, कुरान पढ़ा के चले जाते थे, पढ़ने की स्किल डेवलप होती थी, समझने की आज तक डेवलप ही नहीं हुई। तो वो स्किल भी ज़रूरी है इसलिए कि वो भी बचपन में डेवलप होती है। तो कुरान पढ़ना और लैंग्वेज सीखना ये पहला मरहला है। 3 से 4 साल का काम होता है बेसिक बच्चे को लैंग्वेज सिखाना। वो इंग्लिश भी सीखेगा, साथ उर्दू भी सीखेगा। मेरे बच्चे हैं यूएस में रहते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ उनको उर्दू ज़ुबान सिखा रहा हूँ, अरबिक ज़ुबान सिखा रहा हूँ, और ख़ुद अपने शौक़ से वो थोड़ी थोड़ी स्पेनिश सीख रहे हैं। और चंद सालों के अंदर, भी उनकी उम्र 6 साल है, पिछले 1.5 साल में उन्होंने सिलसिला शुरू किया, लेकिन रीड उर्दू टेक्स्ट यूएस में रहते हुए वो अरबी ज़ुबान में कुछ ना कुछ शुद्ध पैदा कर रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ अच्छे वालिदैन, उनको अपॉर्चुनिटीज़ है तो बच्चों को लैंग्वेज का एक्सेस दें बरह रास्त, ये पहला मरहला है। इसके बाद अगर एक सवाल मैं पूछ सकूं, उर्दू पढ़ना के अच्छा जी आगे सदर है और गालिब पढ़ने में फ़र्क होता है, तो एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि जिन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी है कुरान पढ़ने में, कुरान सिखाने में, जो मुफ्ती और आलम हैं, वो फंडामेंटली कुरान को गलत समझ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने भले किताबें भी लिखी हों उस टॉपिक के ऊपर,
क्योंकि उनको वो तारीख नहीं पता, वो टेक्स्ट के रूल्स नहीं पता। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर कोई 13, 14, 16 साल का बच्चा है वो अरबी सीख के खुद पढ़ ले तो वो सीख जाएगा। जी, तो ये थोड़ा ताजाद नहीं है? दो चीज़ें अलग अलग हैं। वो अरबी सीख कर कुरान मजीद की तफसीर नहीं लिखेगा, वो अरबी सीख कर कुरान की शरह नहीं करेगा। उसको समझ कैसे वो आएगी? समझ ऐसे आएगी कि जो बेसिक कॉमन मैसेज है कुरान का, वो 98% सबके मुत्तफ़िक अलैह है। जो इख्तलाफात आपके सामने आते हैं ना, मजहबी उलमा के भी सामने आते हैं, वो टेक्निकल पार्ट्स के अंदर आते हैं। मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। आप कुरान मजीद को एक अच्छा इंट्रोडक्शन पहले बच्चे को दे देते हैं, यानी बेसिक प्लॉट का इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन में भी आप 2-3 ताबीरें उसको बता सकते हैं कि भाई ये इस चीज़ को 2-3 लोगों ने इस तरीके से देखा है, बट हम कुरान के बेसिक मैसेज को समझ रहे हैं, वो मैसेज क्या है। तो कुरान का जो बेसिक मैसेज है वो तमाम आइडियोलॉजिकल मेथडोलॉजिकल इनहराफात के बावजूद किसी की गलत नहीं हुआ। किसी ने आज तक कुरान मजीद के अंदर जाके दरियाफ्त नहीं किया कि खुदा दो होने चाहिए, या नमाज नहीं पढ़नी, या झूठ बोलना है। वो बेसिक यूनिवर्सल मैसेज, और वो कुरान मजीद ने इस तरीके से बार बार दोहरा के बयान किया है कि उसको कोई शख्स गलत कर ही नहीं सकता। इस पर सबका इत्तफाक है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं जो किसी भी टेक्स्ट को समझने में पैदा हो जाए। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में कुफार के साथ दोस्ती ना करने का जिक्र है, कुफार को मारने का जिक्र है। अब इसमें एक बच्चा जाके थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, भाई ये क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो आप उस मौके पे बच्चों को कहते हैं कि ये एक टेक्निकल पार्ट है, इस पर 2-3 डिफरेंट ताबीरात हैं, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, तुम उसका उस वक्त जायजा लेना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो पहला मरहला है, इस मरहले पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप उस तरीके से नहीं करनी कि आप होलिस्टिकली कुरान के मफहूम को एक 7 साल का बच्चा समझ के अडॉप्ट कर रहा है। नहीं, लैंग्वेज की स्किल डेवलप हो रही है, और स्किल डेवलप करने में जो कॉन्टेक्स्ट आपके सामने है वो कुरान मजीद ही है। गोया वो कुरान एक रीडेबिलिटी की किताब बन गई है। कल को वो उसी किताब पर जिस वक्त उसके यहाँ सलाहियत पैदा होगी एनालिटिकल चीज़ों को देखने की, इन डेप्थ मुताले की, तो वो उसके लिए एक फेमस टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट को वो बेसिकली एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है। उस टेक्स्ट को कोई बेसिक चीज़ों को सामने रख के गलत इंटरप्रेट करता है तो वो उसको सोच सकता है भाई इस आयत का ये मतलब नहीं है। तो इससे उसकी लैंग्वेज की एक्सेस बेहतर होती है, ना कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले मरहले में आ जाती है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जब वो आगे बढ़ता है तो उस कुरान को बेस बनाकर आप बच्चों को दीन की तालीम देते हैं और ये बताते हैं कि ये कुरान मजीद है, इस कुरान की ये 3 नुमाइंदा मेथोडोलॉजीज को सामने रख के तफसीर की गई है। हमारे यहाँ सल्फी मिनहाज है, उसकी ये तफसीर है, नुमाइंदा एक तफसीर सोर्स बुक होती है। हमारे यहाँ फ़िकी मिनहाज है, उसके ये बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं। हमारे यहाँ एक सूफ़ी मिनहाज है, उसका ये बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं। एक हमारे यहाँ गामदी साहब फ़राही मिनहाज है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो फिर उस मौके पे आप बच्चे को जब शऊर की सतह बुलंद हो जाती है, 14-15 साल की उम्र तक पहुँच जाता है, टेक्स्ट एक्सेसिबल होता है, ज़ुबान बराह रास्त जानता है, दीन से शऊरी ताल्लुक़ पैदा होता है, नमाज़ पढ़ी जाती है तो मतलब मफ़हूम समझ में आ रहा होता है, उसके लिए कोई अजनबियत नहीं होती उसके लिए। तो उस मौके पर फिर आप उसको कंपैरेटिवली जो अप्रोचेज़ हैं उनके मुतालिक की तरफ गाइड करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी जब आपके यहाँ आया था मैंने बताया था कि हमने 3 सतहों पे एक निसाब बनाया है, और वो निसाब कोई फ़िक्र गामदी की तबलीग के लिए नहीं है, वो लोगों को बेसिक दीन से कनेक्ट करने के लिए। उसमें इब्तदा इसी तरह से होती है कि आप बच्चों को स्किल डेवलप करें, लैंग्वेज सीखें, उसके बाद कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ें, उस तर्जुमे पर मबनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इख्तलाफात से कतई नज़र जो बुक्स लिखी गई हैं, क्योंकि 12 साल के बच्चे को अभी आपने इख्तलाफात में नहीं डालना, उसको वैल्यूज सिखानी है ताकि वो रिलेट करे अपनी फितरत से। भाई अगर खुदा कह रहा है शिर्क ना करो तो इसका रीज़न क्या है? भाई ये बदअखलाकी वो है जो आपकी फितरत कबूल नहीं करती। तो हर चीज़ बच्चे की फितरत से कनेक्ट होती चली जाएगी, दीन उसके अंदर से फूटेगा। फिर उसका इल्मी मुताला है, वो शऊर की उम्र को जाकर होता है, उसके लिए आपको 1.5 साल चाहिए। हमने निसाबात बनाए हैं, भाई ये 2-3 नुमाइंदा चीज़ें इनको पढ़ना। फिर आपके यहाँ सवालात पैदा होते हैं, और जो आपकी सलाहियत है उसके लिहाज से सवाल पैदा होंगे। पैदा हो गए तो अब आप जाइए, नॉलेज ऑफ वर्ल्ड खुली हुई है, वहाँ पर ढूंढिए जवाबात को। देखें, ये तो अगर आप कोई गांधी सेंटर आता है वहाँ पर ये करता है, इसमें जो एक टेक्सचुअल झोल आता है। अब लेट्स से मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे मेरे बाबा बाप ने बोला है कि अच्छा बला आ जाएगी रात को। अब मैंने बला का लफ्ज़ सोचा हुआ है कि ये नेगेटिव है। वो मौलवी साहब भी जब बला का लफ्ज़ करते हैं वो नेगेटिव करते हैं। वो गांधी साहब आते हैं, वो बताते हैं कि नहीं, इसका तो मतलब इधर उल्टा पड़ता है, क्योंकि गांधी साहब ने एक ज़िंदगी लगाई हुई है। ये तो फिर एक लफ्ज़ों की सतह तक है। दूसरा, फिर अगर मैं पढ़ता हूँ यही बात कि अच्छा जी कुफार को मारना चाहिए, अब मैं उसको अरबिक भी समझता हूँ, वो जो लिखा हुआ है उसका लफ्ज़ भी समझता हूँ। अब जब तक मैं तारीख़ ना पढ़ूँ या जब तक मैं गांधी साहब जैसे लोगों को ना सुनूं, मुझे समझ में नहीं आएगा कि यार स्पेसिफिकली इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है, इन लोगों की ये बात कर रहे हैं कि उस वक्त जिन्होंने धोखा दिया था, ये जो 2 ट्राइब्स हैं, ये इनका जिक्र हो रहा है, वो जंगी हालात है। इट डजंट मीन कि मैं सड़क पे अगर कोई हिंदू नज़र आ जाता है तो मैं तलवार लेकर
आ जाऊं। और ये भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि पाकिस्तान का जो फार राइट है और इंडिया का जो फार राइट है वो मिल गए हैं, वो सेम आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इस्लाम की तशरीह यही है, वो दोनों सेम आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। तो मैं लफ्ज़ देखा, मुझे लफ्ज़ का मतलब समझ में आ गया, मैंने टीवी खोली, टीएलपी आकर वही बातें कर रही है। अच्छा, फिर वो हदीस भी कोट कर रही है। अब ये समझाना कि नहीं, एक्चुअली हदीस को समझने का एक तरीका है, ये ज़ईफ़ हदीस है जिनको इन्होंने फेमस कर दिया है। तो बाय नॉट हैविंग इट इंस्टीट्यूशनलाइज और नॉट हैविंग समबडी टू गाइड मी, ज़रूरी क्या, मोस्ट प्रॉब्ली 90% वालिदैन को भी नहीं पता होगा। जी तो एक बच्चे को टू लीव ऑन देयर ओन, तो वो अगर खुद से पढ़ रहा है, खुद से समझ रहा है, और फिर वो सोसाइटी को देख रहा है, या उसको जो उर्दू में लफ्ज़ के मतलब पता है उन्हीं को फॉलो कर रहा है, तो फिर तो वो टीएलपी की तरफ ही जाएगा जी, ना। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। देखिए, जिस वक़्त आपकी सोसाइटी में खराबी पैदा हो चुकी हो ना, तो उस खराबी को दूर करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि हम नोहा पढ़ें कि यार ये इतना कुछ हो चुका है, हमारा ये करने से क्या होगा? दूसरा ये है कि हम फर्स्ट स्टेप लें, और मैं अपने ज़रिए से अगर मैं इन्फॉर्मल कर सकता हूँ, पर्सनल कर सकता हूँ, उसका आगाज़ करूँ कि मेरा बच्चा कम से कम उस सतह पर पहुँचे कि वो टीएलपी का हिस्सा ना बन सके। उसके बाद इसको इंस्टीट्यूशनलाइज़ भी होना चाहिए। हमारे यहाँ सरकार की सतह पे होना चाहिए। हमने तो खान साहब ने 2 ऐसे मज़ामीन लिखे हैं जो हमारे निज़ाम तालीम के बारे में हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ जो इस्लामियात का सब्जेक्ट है, आप ये पढ़ाने के बजाय बच्चों को बेसिक अरबिक लैंग्वेज पढ़ाएँ, और उसके लिए जो रीडर गाइड है, ये टेक्स्ट बुक है, उसको कुरान को सेलेक्ट कर लें। तो हर सेगमेंट सोसाइटी का अपनी-अपनी सतह पर काम करना चाहता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि मैं पाकिस्तान की रियासत को, यहाँ के निज़ाम तालीम को, यहाँ के उलमा को ये समझाने में कामयाब हो जाऊँ कि भाई आप इस तरीके से बच्चों को ये रेडिकल इस्लाम मत सिखाएँ, आप बेसिक लैंग्वेज सिखाएँ। मैं स्कूलों के अंदर इसका प्रचार करूँगा। आप सोसाइटी के दानिशवर हैं, तो आप अपनी सतह पर इसको कहेंगे भाई निज़ाम तालीम में बेहतरी आनी चाहिए। हमारे यहाँ एक 7th ग्रेड के बच्चे को सूरह तौबा आप पढ़ाते हैं। आपको पता है ना, हमारे निसाबात के अंदर 9th के अंदर आपको बोर्ड के एग्जाम में सूरह तौबा, सूरह अनफाल दी जाती है। मैं इमेजिन करें कि यानी एक बच्चा जिसका कोई पस मंज़र नहीं अरबिक का, कोई कॉन्टेक्चुअल चीज़ें उसको नहीं पता, उसको वो सूरत जिसको एक ख़ास हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रख के समझने की ज़रूरत है, वो आपने निसाब का हिस्सा बना दिया। सूरह तौबा और सूरह अनफाल जो अज़ाब की सूरतें हैं, तो वो उसको पढ़ के उसके क्या कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। तो हम सब ये देखते हैं कि सोसाइटी में हम कहाँ खड़े हैं। तो मैं तो निज़ाम तालीम को भी बदलने की बात करूँगा। मैं तो कहूँगा कि स्कूलों के अंदर जो आप इस्लामियात पढ़ाते हैं, इसको रिप्लेस करें अरेबिक लैंग्वेज की तालीम से, ताकि बच्चों का बरह रास्त एक्सेस हो अपनी हिस्ट्री से, अपनी रिवायत से, इससे आगे बढ़कर अपने बड़े लोगों से। बच्चे जो हैं वो कभी भी हवा के अंदर चीज़ों से असरात नहीं लेते, उनके लिए पहले शख्सियात मोहतरम बनती हैं। अब देखिए जो कैरेक्टर्स हैं, बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर्स इतने मोहतरम क्यों होते हैं? इसलिए कि वो उनको मुजस्सम देख रहे होते हैं। हमारे जो मुस्लिम तहजीबी रिवायत के बड़े लोग हैं, हमारी नस्ल का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा बच्चा सर सैयद को नहीं जानता, हमारा बच्चा अबुल कलाम को नहीं जानता, हमारा बच्चा अबुल आला मौदूदी को नहीं जानता, इब्न तैमिया को नहीं जानता, शाह वलीउल्लाह को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? इसलिए कि लैंग्वेज का एक्सेस नहीं है। देखिए मैं एक आपको नुक्ते की बात बताता हूँ। जब लैंग्वेज का एक्सेस आ जाता है ना, सोसाइटी में लेवल्स होते हैं हर इल्म को प्रेजेंट करने वाले की। आइंस्टाइन का एक लेवल है, और मेरे जामशोरों के स्कूल में खड़े हुए एक उस्ताद का जो फिजिक्स ही पढ़ा रहा है उसका एक दूसरा लेवल है। जिस वक्त आपके यहाँ प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, तो जो हायर सतह का इंटेलेक्ट होता है वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करता है, लोअर सतह वाला तो उसको पहुंचा रहा होता है। तो हायर सतह के लोगों से आप बच्चों को कनेक्ट कैसे करेंगे? वो उसका एक ही रास्ता है, वो है लैंग्वेज। अगर आप अच्छी उर्दू नहीं समझते तो जावेद अहमद गामदी तक आपकी एक्सेस नहीं है। जावेद अहमद गामदी अच्छी उर्दू नहीं समझते। हम सब ये बताते हैं कि मैं मुल्हिद हो जाता, क्योंकि उन्होंने सब फलसफा पढ़ा, पस मंज़र सब कुछ था, अगर मुझे अबुल कलाम आज़ाद, अबुल आला मौदूदी तक रसाई ना होती, ये 2 लोग ना होते, मैं मुल्हिद हो जाता। तो आपको बच्चों को असल में आपकी तारीख की जो बड़ी शख्सियात हैं उनके लिटरेचर तक बरह रास्त एक्सेस देना है। ये लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली फॉर कुरान। कुरान तो उनके लिए जीने मरने की एक ज़िंदगी बनेगी, तहजीब बनेगी, उसके साथ उनका एक रस्मी नहीं बल्कि शऊरी ताल्लुक़ होगा। इसके साथ साथ जब वो कुरान को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद प्रॉब्लम पेश आएगी ना, सवाल पेश आएगा, तो वो मोहल्ले के मौलवी साहब के पास नहीं जाएंगे, वो हायर इंटेलेक्ट के पास जाएंगे। और वो कैसे उन तक एक्सेस हासिल करेंगे? जब तक लैंग्वेज नहीं आती। तो हम ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ अ टूल। और उर्दू ज़ुबान, ये तो अरबी ज़ुबान की मैंने बात की, दूसरी चीज़ जो है बच्चों को अगर आपने दीन के साथ जोड़े रखना है, उर्दू ज़ुबान सिखाना है। गुज़िश्ता 300 साल में मज़हब इस्लाम की इल्मी खिदमत दुनिया भर में सिर्फ उर्दू ज़ुबान में हुई है असलन। ये जो आपको अंग्रेज़ी में नज़र आती है वो सब यहाँ की फ़िक्र को वो कॉपी करते हैं, उसको वो ट्रांसलेट करते हैं। कोई बड़ा आदमी आप नाम नहीं ले सकते जो इस अंग्रेज़ी तहजीब में मुसलमानों के पस मंज़र में पैदा हुआ। शाह वलीउल्लाह,
अबुल कलाम आज़ाद, अमीन हसन इस्लाही, वहीदुद्दीन खान, मौलाना मौदूदी, शबीर अहमद उस्मानी, ये सारे जो बड़े बड़े लोग हैं, ये सब लोग उर्दू ज़ुबान के पस मंज़र में पैदा हुए। सर सैयद अहमद ख़ान, तो मैंने अपनी नस्ल को उनसे जोड़ना है, इकबाल से जोड़ना है। वो जुड़ेंगे कैसे? लैंग्वेज के ज़रिए जुड़ेंगे। तो अरबी ज़ुबान और उर्दू ज़ुबान सिखाएंगे हम, उससे उनका एक ताल्लुक, रब्त पैदा होगा। फिर वो अपनी फील्ड ऑफ नॉलेज में चले गए। अब उनको क्यूरियोसिटी पेश आती है, तो उनका एक्सेस होगा हायर इंटेलेक्ट तक। जब उसके पास जाएंगे, खादिम रिजवी के पास नहीं जाएंगे फिर उस सूरत में, तो वो नतीजा नहीं पैदा होगा जिसका आपने खदशे का इज़हार किया। पर आपने भी जिन लोगों का जिक्र किया है, आपके चले एक तरफ तो इल्मी इख्तलाफ है, जो गुंजाइश होती है, जो आपसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आपके इससे, ठीक है, इल्मी इख्तलाफ होता है, इल्मी डिबेट्स होती हैं, वो इमाम हनीफा के साथ भी होती थी, वो इस्लाम की तारीख का हिस्सा है, वो आप लोगों ने नहीं इन्वेंट किया। पर लेकिन चलें, आप शब्बीर उस्मानी के पास जाते हैं, बहुत बड़ा नाम है। शब्बीर उस्मानी ने इस तरह की भी बातें की हुई हैं कि शिया काफिर है। फिर तकी उस्मानी साहब के जो फतवे आए हैं, कई फतवे हैं जिनसे आप फंडामेंटली डिसएग्री करते हैं, आपने बोल बोल कर डिसएग्री किया है कि बिल्कुल ही गलत तरफ लेके जा रहे हो। और वही सोच से बहुत सारे लोग, एक तो आपने वो तालिबान के जब बम फट रहे थे वो बताया, बट उससे पहले जो अफगानिस्तान जिहाद करने गए थे, वो यही सोच यही लोग लेकर गए थे। तो जिन लोगों को आप पेडिस्टल पे रख रहे हैं, जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो ये इल्मी लीडर्स होंगे, अगर वो ये सोच दे रहे हैं तो फिर बच्चे तो उसी तरफ जा रहे हैं। देखिए, बच्चों को जब ये नॉलेज सामने आएगी ना कि उनको एक आलिम ये बता रहा है, उनके यहाँ जब ये सोच पैदा होती है ना, तो इट्स नॉट अबाउट कोई पर्सनल गेन्स की वजह से पैदा हो रही है या कोई डेमोग्राफिक बेनिफिट्स हैं। उनके यहाँ जब ये पैदा होती है तो एक एकेडमिक मिस्टेक की वजह से पैदा होती है, मेथडोलॉजी की गलत इंटरप्रिटेशन से पैदा होती है। उस मिस्टेक को रिजॉल्व करना आसान है बनिस्बत उसके कि जो कुछ उसके नतीजे में कल्ट पैदा हो जाते हैं। तो एक बच्चे को जब एक्सेस ऑफ नॉलेज होता है, और ये हमारी, आप इसको कहिए खुशकिस्मती बदकिस्मती, बतमरे वाकई तो यही है कि भाई 1000 साल ट्रेडिशन था, उस ट्रेडिशन के अंदर कुछ नॉर्म्स पैदा हुए, उनमें उन्होंने हदीस को एक जगह पे रखा, उसकी कुछ इंटरप्रिटेशन पैदा हुई, उस पर हिस्टोरिकल कंसेंसस बन गया, उसके नतीजे में फिरके जन्म ले लिए, उनको पावर हासिल हुई, करते करते रियलिटी ऑफ द डे तो यही है तो यही, मतलब आप इसको डिनाई करें, अगर शबीर अहमद उस्मानी ने यही लिखा है तो लिखा है ना भाई। अब ये 4-5 लोग हैं, यही 4-5 इंटेलेक्चुअल टाइम लाइन्स हैं, आपने उनके साथ रिलेट करना है, रिफ्यूट भी करना है, तो वो रियलिटी ऑफ द डे है, उनके पास जाना है आपको। उनको क्रिटिकली एनालाइज किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्रिटिकली एनालाइज करना आसान है, इल्म की गलती को टैकल करना आसान काम होता है। ये जो हमारा ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन से मुकालमा कैसे मुमकिन है? इसलिए कि वो रीजनिंग पे खड़ा हुआ है। वो रीजनिंग गलत हो सकती है, बट वी कैन टॉक टू देम। जो प्रॉब्लम पैदा हुआ है आज के दौर में, वो इनके ऑफ शूट्स का प्रॉब्लम है, वो इनसे मिलिटेंसी के जो पॉलिटिकल चीज़ें पैदा हुई हैं उनका प्रॉब्लम है, उनसे आप बातचीत नहीं कर सकते। तो बच्चा पढ़ने से ख़राब नहीं होता, बच्चा पढ़ने से पहले अगर इक्विप्ड है, टूल्स उसके पास हैं, उसका एक्सेस है बाकी लोगों तक, यानी ये मामला नहीं है कि वो तकी उस्मानी साहब ही को सुन रहा है, वो बाकी लोगों को भी तो सुन रहा है ना। तो हम जैसे लोग अगर सोसाइटी में, हम तो तालिब इल्म में, हमारे बड़े लोग रिफ्यूट कर रहे हैं, तो बच्चे का उन तक भी एक्सेस है। तो ये ऐसा कभी नहीं होता जब तक आप देखें ना, आप जब एक्सेस ऑफ नॉलेज को खोलते हैं, हमारे यहाँ बड़ा फील था ना सोशल मीडिया आ जाएगा तो जी वो तो सारी बुरी बातें लोगों तक पहुंचेंगी, ऐसा नहीं होता। इंसान को अल्लाह ने इतना पावरफुल पैदा किया है कि उसको अगर आप ख़राब ना करें, उसके मैकेनिज्म को ऑटो मोड पे चलने दें, और ये ब्रॉड बेस एजुकेशन का पस मंज़र हो, लैंग्वेज की एक्सेस हो, तो जितने गलत अफकार हैं वो खुद सोसाइटी के अंदर आके अपना खरा खोटा वाजे करना शुरू कर देते हैं। आप ये देखिए, ये जो लोग पेश करते हैं अफकार, जिन लोगों को, जिन ऑडियंस को कैसे पेश करते हैं, इसलिए कि ऑडियंस चैलेंज नहीं करती इनको। और चैलेंज क्यों नहीं करती? इसलिए कि आपके पास कोई पैरेलल नैरेटिव ही नहीं है, आप एक्सेस ही नहीं रखते, आप सुनते ही नहीं है लोगों को, आपको पहले बता दिया गया कि भाई इनको सुनना हराम है, तौबा करो, ये करो, वो करो। तो ये पूरा एक पैकेज है, बिल्कुल उस तरह जैसे आप एक बच्चे को स्कूल में डालते हैं आइंस्टाइन बनाने के लिए, तो कोई 8-10 साल गुजरता है ना एक चीज़ से। तो अच्छा मजहबी इंसान बनाने का भी एक पैकेज है, ये पहले दिन आप उसको इंजेक्ट नहीं कर सकते। सोसाइटी के अंदर सारी खराबियां मौजूद होती हैं, तब भी वो उनसे गुजर कर निकल कर, गुर्बत है, माशी अदम इस्तेहकाम है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो आखिर किसी जगह तक पहुंच जाता है। तो मजहब के मामले में भी आपको सिर्फ एक काम करना है, संजीदगी के साथ एक टारगेट तय करें कि मैंने अपने बच्चे को मजहब का शऊरी हासिल करने वाला बनाना है, यानी वो मजहब को ट्रेडिशन के तौर पे अखज़ ना करे, शऊर के तौर पे अखज़ करे। तो जहां उसको सवालात पैदा होंगे, आप देखिए हमारे सबसे पहले सवाल कौन मारता है? वालिदैन।
यानी आपको कौन डराता है यार बेटा ये बात मत करो, ये कुफर हो जाएगा, ये तो बड़ी मुश्किलाना बात है। तो वालिदैन जिस वक्त अपने इस बिहेवियर को चेंज करने पर आमादा होंगे कि नहीं हमारी नस्लें गुजर गई, ये वो दौर नहीं है, इसमें उनके पास एक्सेस है। भाई हमारी नस्लों के अंदर दीन क्या, आप अब्बा से शादी में भी नहीं बात कर सकते थे, वो कहते थे मैंने तय कर दी, आपने जाके वो शादी कर ली। लेकिन ये जो दौर है उसमें हमारी नस्लें एज ऑफ रीजनिंग, एज ऑफ फ्रीडम बाहर निकलेंगी, सवाल करेंगी, काउंटर नेरेटिव्स मौजूद हैं, रिफ्यूट करेंगी, मुल्कों का एक्सेस है यहाँ पर, अगर जबर है बाहर जाके वो बातें करेंगी। हमारे यहाँ आप देखें एथीस्ट आजाद जो नज़र आते हैं पाकिस्तान के पस मंजर से उठे हुए, यहाँ घुटे हुए थे, बाहर जाके गालियाँ देते हैं। तो ये अब मामला ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसमें सबसे बड़ा किरदार पेरेंट्स का है। उनको ये समझना है कि जो भी मेरा ट्रेडिशन था, दादा परदादा से, देवबंदी था, शियत था, बरेलवियत था, गामदियत था, जो भी था, इस नस्ल को रीजनिंग की बुनियाद पर मुझे समझाना है, वरना पैरेलल काउंटर नैरेटिव्स मौजूद हैं और वो रीजनिंग की बुनियाद पर मेरे बच्चों को कायल कर रहे हैं। तो अगर दीन पर कायम रखना है तो रीजनिंग की बुनियाद पर नैरेटिव्स को कम्युनिकेट करना। क्योंकि आपने आइंस्टाइन का भी जिक्र किया, देखें आप जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं आइंस्टाइन भी गलत है, फाइनमैन भी गलत है, 1400 साल में जितने आए हैं वो एक गलत तरीके से आए थे, या चलें कुछ सही थे, बट मेनली गलत तरीके से जा रहे हैं। आप इल्म की तरफ आए फिज़िक्स सीखने के लिए, पर हार्वर्ड में जो फिज़िक्स पढ़ा रहा है वो भी गलत है, प्रिंसटन में जो पढ़ा रहा है वो भी गलत है, ऑक्सफोर्ड में जो पढ़ाया जा रहा है वो भी गलत है। लेकिन आप अगर फिज़िक्स सीख लेंगे, इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, इन्हीं लोगों की इज़्ज़त करेंगे, इन्हीं लोगों को फॉलो करेंगे, तो आप सच की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ये तो ताज़ाद लग रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए दो चीज़ें होती हैं। मैं जब फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, लैंग्वेज सीखनी है जिसमें वो कंटेंट लिखा हुआ है। उसके टूल्स किसने बनाए हैं, ट्रेडिशन ने बनाए हैं। हमारा जो ट्रेडिशन है जिसके बारे में आम तौर पे लोग ये कहते हैं, हम ये कहते हैं भाई सब गलत है, किसने कहा सब गलत है? भाई ट्रेडिशन के दो रुख होते हैं। एक है नॉलेज ऑफ वर्ल्ड में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने ज़ुबान के टूल्स पैदा किए हैं, अरबी ज़ुबान समझाने के लिए उस इल्म को आगे मुंतकिल किया है। वो सर्फ है, वो नाहव है, मंतिक का इल्म है, वो इल्म बयान, इल्म मानी, इल्म बदी की बहसें हैं, ये टूल्स की बहसें हैं। उन्होंने हिस्टोरिकली हदीसों को परखा है, प्रोफाइलिंग की है, जरूर तादील का इल्म है, ये तो टूल्स हैं, इससे बड़ी तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। हम तो उन्हीं टूल्स को अपनाते हैं। उसके बाद उन टूल्स की एप्लीकेशन का मरहला आता है। उसमें भी हम कभी नहीं कहते कि 14 साल का कोई ट्रेडिशन हमारा गुमराही पे खड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल में मुसलमानों का जो ट्रेडिशन है बड़ा जिंदा, बड़ा जावेद, बड़ा रोशन, बड़ा दरख्शां, बड़ा सुनहरी दौर है। उसके यहाँ इल्म की कुछ मिस्टेक्स हैं। यानी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे ट्रेडिशन ने मज़हब की पूरी तस्वीर बदल दी हो। हमारे ट्रेडिशन में तसव्वुर इबादत पूरा का पूरा उसी तरह मौजूद है, तसव्वुर इखलाक पूरा का पूरा उसी तरह मौजूद है, तसव्वुर शरीयत मौजूद है। कुछ फाइन लाइंस होती हैं हर इल्म की रिवायत में, फ़लसफ़े के अंदर मौजूद है। मसलन सभी इसी पे गौर कर रहे हैं ना भाई असल क्या है, मादा है, हयात है, शऊर है, तो उसी से मिसालियत पसंद भी पैदा हो जाते हैं, उसी से मादियत परस्त भी पैदा हो जाते हैं। तो अब ये जो पैदाइश का अमल हो रहा है ये किसी तकरीब के नतीजे में नहीं हो रहा। और जब आप कहते हैं कि मैं इनसे इख्तलाफ रखता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब के सब कोई ईवल थे जो पैदा हो गए। एक जाविया नज़र था, तो उस जाविया नज़र में जो हमारा ट्रेडिशन बना है उसमें बाज़ फाइन लाइंस हैं, बाज़ ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ पर कुछ बड़ी आइडियोलॉजिकल मिस्टेक्स हुई हैं। हमें लगता है मिसाल के तौर पे ये कि भाई आपने हिस्ट्री को कुरान की रोशनी में समझना है, आप हदीस को इंडिपेंडेंट करके जब समझेंगे और फिर उससे कोई अहकामात अखज़ करेंगे तो आप गलत रास्ते की तरफ जाएंगे। उसका एक फिर नतीजा निकला। यानी हुआ क्या कि आपके सामने कुरान है, एक हिस्ट्री की बात आई, वो बज़ाहिर कुरान के मुतसादिम लग रही है, या खिलाफ लग रही है, या उससे कोई इजाफी है, ज़ायद है, तो आपने एक प्रिंसिपल बना लिया कि भाई ये कुरान है, इसकी हदीस जो है वो नस्ख कर सकती है, इसको तरमीम कर सकती है। तो अब इस प्रिंसिपल पर मेरा अदम इत्तफाक होता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं ट्रेडिशन को उठा के फेंकने की बात कर रहा हूँ। तो इस ट्रेडिशन ने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हम तक मुंतकिल की हैं। बाज़ जगहों पर एकेडमिक इख्तलाफात हुए हैं, उन एकेडमिक इख्तलाफ को रिस्पेक्ट के साथ, मैं कार्ल मार्क्स की अगर जो थ्योरी है उससे किसी पहलू से इख्तलाफ भी करता हूँ तो उससे उस शख्स की कंट्रीब्यूशन, उसकी नीयत, उसके मुहर्रिकात, नॉलेज ऑफ वर्ल्ड में उसका कंट्रीब्यूशन, हर आदमी एक पैकेज होता है। ऐसा नहीं होता कि वो एक ही काम कर रहा है पूरी ज़िंदगी कि भाई मैं जिहाद को आम करूँ। इमाम अबू हनीफा जो हैं वो फ़िक़्ह और तदब्बुर के मिनहाज के बानी हैं, सरखेल हैं, सिराजुल अइम्मा हैं। उनकी हज़ारों आरा हैं, 3-4 से मुझे भी इख्तलाफ होगा, बाकी से मुझे इत्तफाक है। तो हम लोगों को जिस तरीके से देखते हैं, एनालाइज करते हैं, हम ये दावत देते हैं कि इल्मी ज़ाविये से आप चीज़ों को देखें। जब आप इल्मी ज़ाविये से देखेंगे तो उनकी जगह पर खड़े होंगे, उस ज़माने में जाएंगे, तो वहाँ पर आप उनको फिर मार्जिन्स देंगे, मिस्टेक्स के भी मार्जिन्स देंगे। तो जब आप ये मार्जिन देना शुरू कर देते हैं,
इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो इससे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है। हमारी हिस्ट्री है, हम इस हिस्ट्री को ख़त्म नहीं कर सकते। अब देखिए पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, क्राइसिस कब आता है, जब आप डिफरेंट सेगमेंट्स को उनकी नैरेटिव्स के लिए प्लेस देने से इनकार कर देते हैं। वो इख्तलाफ होता है, आपको सोसाइटी में इख्तलाफ है, हो सकता है आपको तरक्की पसंद नज़रियात से इख्तलाफ हो, बादशाह खान के नज़रियात से इख्तलाफ हो, GM सैयद के नज़रियात से इख्तलाफ हो, बट सोसाइटी में उनको रहने का हक़ है भाई, वो गलती करके भी जी सकते हैं। तो हमारे अगर गलत ताबीरात हैं जिनसे मुझे इख्तलाफ है, मैं क्यों उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए कि जो नॉलेज ऑफ वर्ल्ड के टूल्स डेवलप हुए उन्होंने उसी को अप्लाई किया, उसमें वो एक नतीजे तक पहुँचे। इससे कभी सोसाइटी में क्राइसिस, कभी तजाद नहीं बनता। मैं उलमा से मिलता हूँ, रोज़ मिलता हूँ, मुझे ये पता है कि उनकी फ़िक्र के नतीजे में मेरी सोसाइटी के तारों पोते इस वक्त बिखर चुके हैं, बट एकेडमिक गलती है। उस गलती को आपने सुलझाना कैसे है, उनसे करीब होके, उनसे मोहब्बत करके, उनको समझा बुझा कर कि भाई आओ वापस असल की तरफ। देखो तुमसे जिस वक्त आप जजीरा बना लेते हैं ना सोसाइटी में, तो आप घर में तो बड़े खुश होंगे, लेकिन मेरी सोसाइटी तो बर्बाद होगी ना, क्योंकि उनका तो एक्सेस है ना सोसाइटी तक। तो इस पस मंज़र में हम ये कहते हैं कि सबको पढ़ें, सबको सुने, सबकी इज्जत करें, और सबसे इख्तलाफ का हक है बशमूल हमारे। इसमें अगर हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, कोई डिस्कस कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी से दुनिया शुरू हुई, कोई कहता है नहीं बिग बैंग थ्योरी से पहले भी कुछ था, ठीक है, कोई कहता है कार्ल मार्क्स की ये 4 चीज़ें सही हैं, 5 चीज़ें ठीक है, वो भी ठीक है। फिलॉसफी में मेटाफिजिकल चले जाते हैं, प्लेटो कहते हैं कि नहीं एक दुनिया है जहाँ से चीज़ें यहाँ आती हैं, एरिस्टोटल कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर जब हम मज़हब की बात करते हैं, चीज़ें टेंजिबल हो जाती हैं कि कोई मौलवी साहब आकर कहते हैं शिया काफिर है, या कोई यूट्यूबर आकर कहते हैं कि 12 साल की बच्ची का भी हाथ पकड़ के शादी करो। इसके दीज आर नॉट जस्ट इल्मी डिबेट्स एनी मोर जो यूनिवर्सिटीज़ में हो रही हैं, इसका एक अमली नतीजा निकलता है जो बहुत सारे लोग करते हैं, और जो उस करने को फिर इस्लाम समझते हैं। ज़ाहिरी बात है, अगर मैंने जाकर चैलेंज भी करना है, मैं अगर एक सेकुलर वर्ल्ड से आऊँ कि अच्छा जी शबीर उस्मानी गलत बोलते हैं, क्यों? क्योंकि लिबरल्स ये कहते हैं, लोग बोलेंगे तो बकवास बात है। इसलिए मैं अराफात मज़हर की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशन से, इस्लाम से एविडेंस निकाल कर दिखाया। वही बात अगर एक आप सेक्युलर लिबरल यूनाइटेड नेशंस चार्टर से करते हो तो नहीं मानी जाती। तो मैंने अगर शबीर उस्मानी को चैलेंज करना है, या मैंने किसी मुफ्ती को चैलेंज करना है, मैं पहले उस लेवल तक तो पहुंचूं, उसमें भी मुझे कई साल लग जाएंगे कि मैं उनको चैलेंज कर। आपका काम नहीं, वो मेरा काम है ना, वो मेरा काम है, मैं पहुंच चुका हूँ इतने साल गुजार। मैं एज अ टीनेजर मुझे क्यों पता है कि गांधी साहब सही बोल रहे हैं या शबीर उस्मानी गलत बोल रहे हैं? दैट्स द पॉइंट। इसलिए कि आपने टीन एजिंग में अगर क्रिटिकल एनालिसिस सीख लिया है, तो आप जो मेरा प्रिंसिपल है, मेरी अप्रोच है, पहले उसका मुताला करेंगे। और वो को बहुत इल्मी मुताला नहीं होता, वो बहुत बेसिक चीज़ों पर मबनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत सारी फील्ड्स में मेरे आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। मैं और आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, मुझे नहीं पता इंजन की ऑटोमोटिव साइंस क्या होती है, बट मैं क्या करता हूँ, मार्केट एनालिसिस सनील मंच को सुनता हूँ, मार्केट एनालिसिस करता हूँ, प्राइस टू बेनिफिट कॉस्ट देखता हूँ, को 2-4 लोगों से मशवरा करता हूँ, कॉमन सेंस की बुनियाद पे देखता हूँ, भाई ये 5 साल पहले आई थी, मार्केट में चल रही है, कीमत ऊपर गई नीचे गई है। ये दुनिया का हर इल्म, टेक्निकल से टेक्निकल इल्म भी अपनी ग्राउंड कॉमन सेंस में रखता है। कोई इल्म नहीं बन सकता जब तक वो कॉमन सेंस के साथ कनेक्ट नहीं करता। हर इल्म को एक आम आदमी परख सकता है। मेरे सर में दर्द हो, डॉक्टर के पास जाऊँ, कि टांग काटनी, मैं हाथ पकड़ लेता हूँ उसका। मैं ये नहीं कहता भाई मैंने तो 12 साल तुम्हारे से नहीं पढ़ा। मेरा सेंस बिलीफ सिस्टम जो अंदर मौजूद मैकेनिज्म है वो काम करता है। मुझे अक्ली शऊर दिया भाई, मेरे अंदर इखलाकी हिस्स मौजूद है, मैं उसका इतलाक करता हूँ। तो जिस वक्त मेरे सामने चीज़ें आती हैं, और एक और मैं आपके सामने एक नुक्ता वाज़े करता हूँ कि ट्रेडिशन जो था ना, जिसमें बड़े लोग पैदा हुए, जब तक ये 200 साल हमारे यहाँ क्राइसिस के नहीं थे, यहाँ पर अंग्रेज आए, यहाँ पर मौलवी हमारे महरूम हुए, मजहबी तबके ने फिर पावर डायनामिक्स में कदम रखा, पॉलिटिकल सिनेरियोस पे हो गया, उसका नतीजा एक निकला। आप हमारे पूरे ट्रेडिशन को उठाएं 14 साल के, कोई एक मसलक बता दें जिसने किसी मुसलमानों की फ़िरके की तकफीर की हो, तो दिखा दें मुझे। नहीं की। ये हमारे यहाँ पैदा हुई है। कभी स्टेट की सतह पर ये जो आपको नजर आता है ना, जो अहमदियों के साथ हमने किया है, 1400 साल के ट्रेडिशन में मुसलमानों को हुकूमत रही है। किसी एक फ़िरके के बारे में मुझे दिखा दें कि स्टेट ने कहा हो कि हम आज से फलां को काफिर समझते, हमारे कभी हुआ ही नहीं है। तो अब आप जब ट्रेडिशन से जुड़ने की मैं बात करता हूँ, हायर इंटेलेक्ट तक जाने की बात करता हूँ, उस हायर इंटेलेक्ट के कुछ मिस्ताक, कुछ नमूने हमें करीब अहद में भी मिल जाते हैं। उनके यहाँ भी ज़्यादातर खैर है। अगर आप उसको कंपैरिजन में देखें ना, आपने नाम लिया शबीर अहमद उस्मानी साहब का, आप उनको अगर बैतुल्लाह मसूद के साथ रख के देखें
तो आपको फ़र्क पता चलेगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिशन का फ़र्क क्या होता है। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो चीज़ें पैदा हुई हैं, इट्स ऑल पॉलिटिकल। यानी हमारे यहाँ शिया सुन्नी मसला पाकिस्तान, यहीं पर आप भी पैदा हुए हैं। अपने वालिदैन से पूछे 70 से पहले यहाँ पर क्या रवादारी नहीं थी? यहाँ 70 से पहले आम शिया मजालिस पे लोग नहीं जाते थे। सऊदी अरब के अंदर एक तब्दीली आई, ईरान ने उसको अपोज किया, पॉलिटिकल बैटल शुरू हुई, यहाँ पर सेक्टेरियन जमातों को सपोर्ट किया गया, ज़िया-उल-हक की हुकूमत थी, 10,000 काम हुए, करते करते फतवे बन गए, सभी चीज़ें हो गई। ट्रेडिशन बड़ा सेनली एक्ट करता है। आपने अराफात की बात की, यहाँ पे हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए उन्होंने ट्रेडिशन से, हम उसमें भी गलती कहते हैं, बाज़ जगहों पर है, बट ये जो आपके यहाँ इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज हुआ है ना आपके मुल्क के अंदर, लॉस, अगर यहाँ पर वो ट्रेडिशन आ जाता है, आप यकीन जाने ये जो आपके यहाँ तौहीन रिसालत का कानून एक दिन भी नहीं ठहर सकता। आपके यहाँ जो स्टेट की सतह पे तकफीर का कानून एक दिन भी नहीं ठहर सकता। तो ट्रेडिशन की कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ फ़वाइद होते हैं, उनके पीछे एक हिस्टोरिकल सपोर्ट बैकिंग भी गुजर रही होती है, और बड़े इंटेलेक्चुअल दिमागों ने उन चीज़ों को फ़िल्टर भी किया होता है। अब हमारे जो हिस्ट्री है ट्रेडिशन की, इस्लामिक जो जूरिस्प्रूडेंस की, उसमें आप चले जाएं, उसमें आप ये जो हमारे यहाँ लॉज मौजूद हैं, 2 मिनट में खुद ट्रेडिशन के जो माहिरीन हैं वो अपनी निज की मजालिस में क्या कहते हैं। तकी उस्मानी साहब की ऑडियो है यूट्यूब के ऊपर, अभी एजाज ने पूछा भी एक साहब से कि भाई वो तो खुद बता रहे हैं कि जो हमारा ट्रेडिशन उसके अंदर गुस्ताख की ये मामला नहीं है जो सजाएं, लेकिन उस पर तौबा की गुंजाइश है, गुस्ताखी साबित होगी, मुसलमान होगा तो मुर्तद हो जाएगा, सब चीज़ें होंगी, लेकिन वो ये जानने के बावजूद पब्लिक में नहीं कह सकते। रीज़न क्या है? इसलिए कि पब्लिक को आपने रिलीजियस मोटिवेशन से चार्ज कर दिया है। तो इस पस मंज़र में अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको एक वे आउट नज़र आएगा। देखिए ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि हमारे यहाँ एक मजहबी तबका वजूद में आ गया है। अब उसको आपने कहीं पर एडजस्ट करना है ना, या उससे डंडे खाने हैं। एडजस्ट करने के 2 तरीके होते हैं, तो मार दो सबको। उसमें जो स्टेट वाले हैं उन्होंने पैदा किए होते हैं, वो मारे कैसे उन लोगों को? तो जो लोग आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा कर रहे हैं उनके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मैं और आप बैठकर तकरीर कर दें मौलवियों के खिलाफ, लेकिन उसके बाद नीचे उतरेंगे तो मस्जिद का मौलवी है जो लोगों को मेरे खिलाफ उकसाएगा। सोसाइटी चेंज नहीं होगी। सोसाइटी को चेंज करना है तो उसके लिए एक नया फिनोमेना अब हम पेश करने जा रहे हैं। वो ये है कि ये जो इस वक्त सिस्टम बना हुआ है, आप अगर इसको एक और जाविये से देखें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है इन मदरसों में, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं। फिर हमारे यहाँ जो गुर्बत का आलम है, इसमें सरकारी स्कूल बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। ये मदारिस कम से कम फूड दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, और कुछ ना कुछ गलत सही तालीमी दे रहे हैं। आप इनमें 2 कैटेगरीज बनाएं। एक वो जो रिलीजन के एक्सपर्ट बनेंगे, वो तो कराची शहर में 8-10 उलमा होंगे। दूसरा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है जिसमें आप आलिम बना रहे हैं, उसमें कॉमन बेसिक एजुकेशन दें लोगों को। आपसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। यानी यही मदारिस अगर ये फैसला कर लें कि हमने कौम के गरीब बच्चों को पढ़ाना है, उनको बेसिक स्किल देनी है, उनको बेसिक लैंग्वेज सिखानी है, बेसिक ह्यूमन वैल्यू सिखानी है, कुछ साइंस, कुछ ये चीज़ें सिखानी है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है आपके यहाँ। हज़ारों की तादाद में मदारिस हैं, लाखों की तादाद में आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल सिस्टम बन जाएंगे। उसको दीन से अलग करके एजुकेशन पढ़ाएं, वैल्यूज़ पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, सब कुछ पढ़ाएं, मसलक की तालीम ना दें। तो आप यही देखें कि हम इस ट्रेडिशन के अंदर रहते हुए, जहाँ पर मेरा आम बच्चा पढ़ लिख नहीं पा रहा, एक काम जो हो गया है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो पे आते हैं, उस पर भी हमें आपसे थोड़ी गुफ्तगू करनी थी, बट एक आखिरी सवाल इसी जो फिलोसॉफिकल थी, थोड़ी हमारी डिबेट हो गई है। जिन चीज़ों का आप इल्मी इख्तलाफ कह रहे हैं, क्या वो थोड़े अंडर प्ले नहीं कर रहे आप, क्योंकि वो कई हद तक थोड़े ज़्यादा बुनियादी हैं? अगर मौदूदी का आपने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया, अगर एक फ़िलासफ़ी यही है कि बेसिक इस्लाम का मकसद ये है कि आपने इस्लामी रियासत कायम करनी है, अच्छा जो गैर भी है, जो हरम भी है, या जो व्हाट इज़ कॉल्ड दारुल हरम है, वहाँ भी जाके हमने इस्लाम नाफिज करना है, तो अगर आप मुसलमान हैं, आपका बेसिक मकसद ही ये है। गांधी साहब कहते हैं ये सबका सब ही झूठ है। मतलब ये वही बात हो गई कि अगर मैं छुरी लेता हूँ, मैं कहता हूँ उसका बेसिक मकसद ही मैंने किसी का कत्ल करना है, और दूसरा कहते हैं नहीं, छुरी कत्ल के लिए तो बनी ही नहीं है। तो ये एक इल्मी गुफ्तगू या एक तारीख पे या एक लफ्ज़ पे फ़र्क नहीं आ रहा। एक मुसलमान होने का मतलब क्या है और एक मुसलमान का मकसद क्या है, ये तो फंडामेंटली फाउंटेन हेड से ही अलग है। देखिए इसमें जो दीन की पॉलिटिकल ताबीर है ना, उसकी हद तक मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि वो महज इल्म का मसला रहा नहीं है। वो इल्म से आगे बढ़ के तहरीक बन चुका है। तहरीक ने अपने ऑफशूट्स पैदा किए हैं, उसको स्टेट सपोर्ट मिली है। वो स्टेट सपोर्ट जो मुसलमानों के अंदर महरूमी थी, मौलाना मौदूदी की एक तकरीर है
कभी मौका मिले तो लोग उसको सुने, उससे आपको समझ में आएगा कि हमारे यहाँ खुद एकेडमिक डेवलपमेंट्स किस पस मंज़र में होती हैं। जमात इस्लामी की 29 साल गालिबन उसका नाम है, जब 29 साल हुए तो उन्होंने एक स्पीच दी थी, बड़ी तफसीली स्पीच है, उसमें उन्होंने बताया कि ये सब कुछ उन्होंने किया क्यों है। तो अगर आप उसका कोर या जिस्ट निकाले ना, तो वो एक जुमला है, वो था मुसलमानों को पॉलिटिकली दुनिया के स्टेज पे जो ताकत हासिल थी उसकी बाजियाफ्त, उसको दोबारा से हासिल करना। हम लोग अगर आप एज अ नेशन के देखें ना, बहुत बड़े क्राइसिस से दो चार, छोटा मोटा क्राइसिस नहीं है ये, मेरे आपके लिए बहुत, जिसको आप कहते हैं ना मामूली सी चीज़ होता है कि हम लोग तो जेन जी हैं, पैदा ही हुए तो हमने देखा भी नेशन स्टेट है, बाउंड्रीज बनी हुई हैं और पासपोर्ट लो और दुनिया में जाओ और ये और फ्रीडम और जिसको कहते हैं कानून की हुक्मरानी, हक खुदरादी, आइन, दस्तूर, ये सब चीज़ें। वो जो नस्ल है ना जिसने 1000 साल की ग्लोरी को ख़त्म होते हुए देखा है, उन जर्मन्स की मेंटल वैल्यू को आप देखें कि जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया दुनिया को लूटने के लिए और आखिर में खुद शिकस्त खुर्दा हो गए। जो सूरत हाल वहाँ थी, मुसलमानों की यही सूरत हाल थी। 1000 साल का इक़्तिदार, दुनिया की सुपर पावर आप हैं। आप देखें इस वक्त अमेरिका कुछ इक़दामात कर रहा है, नज़र आ रहा है उसको कि दुनिया किस तरफ जा रही है, इकनॉमिक डेवलपमेंट कैसे एशिया की तरफ जा रही है। ऐसे इक़दामात कर रहा है जो मेरे आपके लिए इस वक्त काबिल फ़हम नहीं है। क्यों कर रहा है? इसलिए कि पावर की जो डायनामिक्स होती है वो नेशंस को अंधा कर देती है, महरूम हो जाते हैं। आप तसव्वुर करें इस वक्त अंग्रेज़ यहाँ पर आए हैं, जो बर्रसगीर के अच्छे आसूदा हाल लोग थे, उनके साथ जो हुआ है, दिनों के अंदर हुआ है, उनके अंदर जो एक महरूमी का जज्बा जो कि मज़हब से हट के पॉलिटिकल है, वो पैदा हुआ है। तो ये एक बड़ा क्राइसिस था। तो उस पस मंज़र में ये ताबीर वजूद पजीर हुई है। इसकी रूट्स तो उन्होंने ज़ाहिरी बात है कुरान से, हदीस से तलाश की हैं, फिर उसको एकेडमिकली क्वालिफाई किया है, लेकिन ये असलन एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम था, पॉलिटिकल क्राइसिस से पैदा हुई फिक्र है। और वो क्राइसिस, इसको हटा दें आप एक मिनट के लिए, मौदूदी साहब को हटा दें, एज अ नेशन हमारे यहाँ पाया जाता है। नाउज़ बिल्ला, एक पॉलिटिकल सिनारियो में कुरान तो नहीं तब्दील हो सकता, अल्लाह का पैगाम तो नहीं तब्दील हो सकता, तो अगर तो किसी ने पॉलिटिकल सिनारियो को सूट करने के लिए इस्लाम का बेसिक मतलब बदल दिया है, तो ये तो बहुत बड़ा आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मौदूदी पर। देखिए, हम ये कहते हैं कि मतलब बदल दिया है, जब हम कहते हैं ना तो इसका मतलब ये कि आप किसी शख्स को कह रहे हैं कि उसने दानिस्ता ये काम किया है। मैं इसको इस तरह बयान करता हूँ कि मुसलमानों में एक महरूमी पैदा हुई, उनकी स्टेट का खात्मा हुआ, उस खात्मे से उनकी जो तहजीबी शनाख्त थी वो दुनिया के अंदर उस तरह गालिब नहीं रही। अब आप इस पस मंज़र में दीन का मुताला करना चाहते हैं, तो आप वहाँ से एक जहन लेकर जा रहे हैं उसकी तरफ, और वो चीज़ें जो बज़ाहिर आपको ताईद में लगती हैं, मिसाल के तौर पर आप देखें ना मौलाना मौदूदी का जो पूरा का पूरा इस्तदलाल है वो चंद आयतों के ऊपर है। वो यकूनुद्दीन कुल्लु लिल्लाह, दीन दुनिया में सबका सब अल्लाह ही के लिए हो जाए, या अन अकीमुद्दीन, इकामत दीन हो जाए। अब इकामत दीन का एक मफहूम था कि दीन पर कायम रहना है या दीन को कायम करना है, वो आपको कहीं से एक हिंट मिलती है। इस पर हमने बड़ी तफसीली सीरीज़ भी की कि उनको गलती कैसे लगी, कैसे उन्होंने एक तर्जुमे को लिया, उस तर्जुमे से एक पूरी ताबीर बरामद की, तो करते 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 एक महल तामीर होना शुरू हो जाता। तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि कुरान को एक तरफ रख दें, मौलवी साहब कब बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम एक तरफ रख दें, जो जदीद पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, ये हमारी इन यूनिवर्सिटियों से निकले हुए, कॉलेजों से निकले हुए मुसलमानों के यहाँ ये पॉलिटिकल महरूमी इस दर्जे में है कि वो भी खड़े होकर जो दुनिया में तकसीम हुई है, नेशन स्टेट, फ़लस्तीन, गज़ा, कश्मीर, तमाम मामलात में बिल्कुल उसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पर हमारा एक इकामत दीन को मानने वाला, पॉलिटिकल इस्लाम को मानने वाला आदमी खड़ा है। मैं तो दुनिया भर में जाता हूँ, जदीद पढ़े लिखे लोगों से गुफ्तगू करता हूँ, सबसे ज़्यादा उनके यहाँ जो क्यूरियोसिटी है वो क्या है, मुसलमान दोबारा कब पावर में आएंगे, मुसलमान को गलबा कब हासिल होगा। और जितनी मूवमेंट्स चलती हैं सोशल, उनमें सब के सब शामिल होते हैं। तो रियलिटी ऑफ द डे ये है कि हमारे कुछ ट्रामाज हैं, एज अ मिल्लत ट्रामाज हैं, एज अ नेशन ट्रामाज हैं। उस पस मंज़र में इल्मी गलतियां भी पैदा होती हैं जो बहुत भयानक नताइज तक लेके जाती हैं। उन भयानक नताइज से निपटने का असल तरीका क्या है? एक तो वो है जो हमारी फौज कर रही है। भाई जब कोई सामने आ जाएगा वो मारा जाएगा, उसको हम मारेंगे, लेकिन नर्सरी ख़त्म नहीं होगी, किताब ख़त्म नहीं होगी, सिनेरियो ख़त्म नहीं होगा। इसलिए फिर गांधी साहब ने क्या किया कि उन्होंने पूरा का पूरा काउंटर नैरेटिव मुरतब किया, इस्लाम और रियासत, एक जवाबी बयानिया। उसमें ये बताया कि भाई ये दुनिया तब्दील हो गई है, फातिहीन ने इसको फतह कर लिया था, लेकिन तुम ब्लेसिंग डिस्गाइज देखो अपने साथ, अल्लाह की नेमत गैर मुतरक्किबा, कि तारीख में जब कभी किसी नेशन को फतह किया जाता था उसकी लड़कियां लौंडियां बनती थी भाई, उसके बंदे गुलाम बनते थे। बट तुम ये देखो, तुम्हें उन्होंने तश्ती में रख के 57 इस्लामी मालिक दे दिए। अब कहीं पर इतनी सी लकीर ऊपर नीचे हो गई है जहां तुम्हें लगता है जमीन तुम्हारे पास होनी चाहिए थी, तो इस पर रोना धोना, जजा फजा करना, इस पर लड़ाई उनसे मोल लेना,
जो कुछ तुम्हें हासिल है वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तो इसको कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, ना मौदूदी साहब के मानने वाले, ना जदीद पढ़े लिखे मुसलमान। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम असल में पॉलिटिकल प्रॉब्लम है बनिस्बत रिलीजियस प्रॉब्लम इस के। पे आते हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम पे, पर जस्ट पुट अ बटन ऑन दैट डिस्कशन। जो ऑटोमन एम्पायर की भी आपने बात की कि वो ग्लोरी डेज थे, आपने कई दफ़ा बड़े ग्लोइंग टर्म्स में बात किया है कि अच्छा जी उस वक्त मुसलमान राज कर रहे थे, ये था। पर गांधी साहब की सारी फिलॉसफी तो ये है कि उस तरफ तो हमने जाना ही नहीं है, ये वापस एक मुसलमान एम्पायर बनेगा या एक इस तरह से हम लोग, ये इस तरफ तो आपने जाना ही नहीं है। दैट्स गांधी साहब फिलॉसफी, नहीं, राइट? जाना नहीं है, ये कोई दीनी लिहाज से हम नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि इस वक्त तुम उस जगह पर जाने का अगर सोच रहे हो तो उसकी तुम्हारे पास ताकत कुदरत नहीं है। भाई मैदान खाली थोड़ी है कि मैं आज ये ख्वाहिश का इजहार करूं कि मुझे अमेरिका बनना चाहिए, तो आपके ख्याल में मैं अमेरिका बनने की कोशिश करूंगा? आज हमास ने कोशिश की ना इसराइल के खात्मे की, तो एक नतीजा उसको भुगतना पड़ा। तो उसके नतीजे में जो कुछ हासिल है, वो सामने की जो ताकत है, क्या वो हार लेकर खड़ी होगी? आओ मैं तुम्हें अपनी जगह पर बिठा देता हूँ। भाई दुनिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेज पर मुकाबला होता है और मुकाबले के अंदर ताकत जीतती है, ताकत फैसला कुन होती है। तो हम ये कहते हैं कि जब तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो मुजाहमत के रास्ते पे मत जाओ। जो कुछ हासिल है उस पर सब्र करो, उसमें इस्तिकामत पैदा करो, उसके अंदर को नोवेलिटी लेकर आओ। और तुम्हें नीम खुद मुख्तार मुल्क की सही 57 के करीब मिल गए भाई, वहां तुम्हारा आइन कानून दस्तूर जनता, उनको आइडियल बना दो, उनके अंदर इखलाकी तालीम आम कर दो, उनके अंदर लॉ की हुकूमत ले आओ। तो ये काम करने के बजाय आप चंद तकसीमात जो आपके लिहाज से गलत हो गई हैं, या ये महरूमी कि मैं ग्लोबल स्टेज पे फैसले नहीं करता, अगरचे आजकल हम लोग बड़े ग्लोबल स्टेज पे अल्लाह ने फिर से पहुंचा दिया, ये फिर एक नेमत है। आप इमेजिन करें कि हमारे साथ, मुसलमानों के साथ दुनिया में, और खुद बिल्कुल हमारी नेशन के साथ कुछ गैर मामूली हरकतें होती रहती हैं। तो उसमें अब आप इस जगह पर खड़े हो, मतलब आप पहुंच गए व्हाइट हाउस तक, वहां पर आप ये कहें यार मेरी तो ख्वाहिश ये है कि ये ओवल ऑफिस में ना टेबल के इस तरफ नहीं उस तरफ भी मैं बैठा हूँ, तो उस पर क्या कहेंगे आपको लोग? भाई खुदा का शुक्र अदा करो कि 2 महीने पहले तुम लोग दिवालिया हो रहे थे, कम से कम वहां पहुंच गए हो। आपको आलमी ताकतों के साथ मुखासमत के बजाय को ट्रेड की बात करो, को मुल्क की मईशत की बेहतरी की बात करो। उनको गिराने के चक्कर में जो कुछ हासिल है वो भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, ये कहते हैं। इसमें आपने क्योंकि हमास इसराइल का जिक्र कर दिया, उस पर आएंगे, बट पहले सर सैयद अहमद खान का भी आपने जिक्र किया। आप कई दफ़ा उनकी कई तारीफ़ें करते हैं। 1857 जब वॉर हुई तो एक तरफ जब मुसलमान बगावत की तरफ जा रहे थे, सर सैयद अहमद खान उसी तरह की बातें कर रहे थे जिस तरह की आज जावेद अहमद गांधी करते हैं कि भाई किन से लड़ रहे हो, अंग्रेज़ आपके ऊपर हाकिम है, अंग्रेज़ों को उन्होंने बचाया। अभी मुसलमानों को बोला कि भाई हथियार वथियार डालो, यूनिवर्सिटी जाओ, पढ़ो लिखो। बट वो एक अवाम जो है उसके खिलाफ बयानिया था। एक हाकिम आपके ऊपर आया हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपके पास एज इंडिविजुअल्स वो कलोनियल पावर से लड़ने की ताकत ना हो, बट एक कलेक्टिव बनाकर, एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनाकर आप ब्रिटिश कलोनियलिज्म को हरा सकते थे। 1857 भी सक्सेसफुल हो सकती थी, पर सर सैयद अहमद खान ने जो रोल अदा किया उसमें वो ब्रिटिश की तरफ लॉयल्टी पैदा करना ज़्यादा था, एज अपोज टू एक एंटी कलोनियल सोच पैदा करें। भले आप में हिम्मत ना हो, ठीक, मेरे अंदर आज अमेरिका से लड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मुझसे अगर कोई इंपीरियलिज्म के बारे में बोलेगा तो मैं कोई मेहरबान नहीं होगा अमेरिका के ऊपर, मैं उनकी जो हरकतें हैं वो बताऊंगा। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो सोच भी पैदा की जा रही है, सर सैयद तो एक लंबी डिबेट हो जाएगी, बट अभी वो एंटी इंपीरियल या एंटी कलोनियल नहीं है, वो सॉर्ट ऑफ एक एक्सेप्टेंस है कि भाई यही दुनिया है, आप जाओ मेडिकल कॉलेज जाओ, इंजीनियरिंग पढ़ो, वो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये सब सोच छोड़ दो अभी। जी, बड़ी अच्छी बात की आपने। देखें सर सैयद की अगर आप बात करें ना, तो हर आदमी की क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है, किस ज़मानो मकान में वो खड़ा हुआ है, उसका इक़दाम अमली तौर पे भी दुरुस्त है नहीं है, ये डिबेटेबल बात है। इसके ऊपर कोई सर सैयद को पैगंबर नहीं कहता, लेकिन जो बेसिक अप्रोच आइडियोलॉजी थी उस बंदे की, वो ये थी कि हम शिकस्त खा चुके हैं, इस वक्त मुखासमत से कुछ नहीं होगा, उन उलूम में महारत हासिल करो, और ये अगर यहाँ पर आ गए हैं तो इनके साथ एक मैनेजमेंट का रवैया पैदा होना चाहिए, इसमें आगे बढ़कर इस निज़ाम को कबूल कर लेना चाहिए। यही निज़ाम आइडियल निज़ाम है। उनको हक था कि वो आएँ और हम पर रूल करें। हम कोई, जिसको आप कहते हैं डिमिनाइज नेशंस हैं, हमारे पास वो इंटेलेक्ट नहीं है। उनके था, गोरे अपने आप को समझते थे, आज भी समझते हैं। सर सैयद ने ये लिखा है, नहीं बिल्कुल, सर सैयद ने एक गोरा, जो उन्होंने बोला कि अगर गोरा इंसान है तो जो नेटिव है वो उसके
पेट के बराबर है। देखिए, मैंने उनकी इन इतलाकी आरा को ना मैं कभी डिफेंड करता हूँ और ना मैंने कोई इसको हिस्टोरिकली उस तरह से पढ़ा कि सर सैयद ने पूरी लाइफ में बेसिक फिनोमेना था एजुकेशन का, मुखासमत से रोकने का, ये बेसिक बात थी उनकी। उसके अंदर उनसे कहीं एतदाल से हट के बात हुई हो, लोग उसको क्रिटिसाइज करें, उसको क्रिटिकली देखें, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो हम ये बता सकते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। वो बात ये है कि भाई दुनिया के अंदर मेरी ख्वाहिशात, आरजुओं, तवक्कुआत से चीज़ें नहीं बनती। ज़मानी हालात अपने लिहाज से करवट लेते हैं और इसमें कुछ चीज़ें इंसानों के हाथ में है, कुछ चीज़ें कायनात का आलम का परवरदिगार भी कर रहा होता है। तो कब ये रुख फिर पलटता है? अब 1000 साल हमें जो इक़्तिदार मिला वो तो हमारे पैगंबर के साथ खुदा ने ख़ास मामला किया था, उसकी वजह से इक़्तिदार हमारे हाथ में आया। करते करते दुनिया का वही दौर था, फैलता चला गया, वैसे ही फैला जैसे बाकी सल्तनतों का फैलता था। तो उसमें कोई नया काम हमने नहीं किया, ऐसे ही होता था, इक़्तिदार फैलता था। अब तब्दीली आई है। खुद उन फातिहीन में कुछ रिफॉर्मेशन का काम हुआ है, उनके यहाँ कोई फिलोसफर्स पैदा हुए, उन्होंने कहा भाई इस तरह से जानवर बनाकर हुक्मरानी करने से बेहतर है इनडायरेक्ट बैठ जाओ। ये अमन का वक्फा है, इस वक्फे में अपनी बका की जंग लड़ो, अपनी तामीर करो। और हमारे ही मुल्कों ने, ये हमारा मुल्क है मलेशिया, ये हमारा मुल्क है तुर्की, उन्होंने इस सोच को अपनाया, अपनाकर अपनी तामीर की। आज मलेशिया का जो पासपोर्ट है वो अमेरिका के पासपोर्ट के बराबर है, वो मुस्लिम कंट्री है। मैं 9-10 साल मलेशिया में रहा हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ। दुनिया का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मलेशिया से कंपेयर नहीं किया जा सकता, इतनी तरक्की उन्होंने की है। इंडोनेशिया को आप देखें, आप बाकी ममालिक को देखें, मुसलमान ममालिक हैं, तो हम इसकी दावत देते हैं। बाकी ये कि जी अमेरिका जो है, मिसाल के तौर पे मैंने एक जगह एक लफ्ज़ कहा था, 2 साल से लोग उसको एक गाली समझ के पूछे, महज़्ज़ब फ़ातिह। मैंने कहा था अमेरिका किस पस मंज़र में कहा था? भाई ये बाकी गैर महज़्ज़ब फ़ातिहीन के कंपैरिजन में रख के कहा था। इसका हरगिज़ ये कहीं मतलब नहीं है कि वो मिसाल के तौर पे दूध के धुले हुए हैं। अब कल मुझसे किसी ने कहा देखें जी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर देखें इतना अमनो अमान है, मज़हब से जुड़ के। मैंने कहा भाई 1 मिनट, ये अमनो अमान जो है ना पैसे की वजह से है, आबादियाँ कम है। और पैसा कहाँ से आया है? हमारी नस्लों को लूटा है, अफ्रीका के अंदर जाकर कालों को स्लेव्स बनाया है, वहाँ से हीरे जवाहरात चोड़े, पूरी दुनिया पे हुक्मरानी के पैसा लूट के लाए हैं। तो मेरा मुल्क अगर 2 करोड़ आबादी पर हो और मेरे पास $50 ट्रिलियन हो, तो मैं भी आपको स्कैंडिनेविया बना के दिखा सकता हूँ। तो आलमी हालात अपनी रफ्तार से चलते हैं, वो मेरी आपकी ख्वाहिशात से नहीं चलते। अमेरिका अगर आज दुनिया का अब्बा बन के बैठा हुआ है, तो भाई 2nd वर्ल्ड वॉर में उस ताकत ने 3 लाख जहाज़ बना के दिए थे, उसके जवाब में उसने दुनिया भर से सोना हासिल किया था, उसको उसने टेक्नोलॉजी में लगाया, उससे उसने पावर हासिल किया, जसले का बादशाह है। तो आपके हुक्मरान भी उसी के पास जाते हैं गजा का मसला हल करवाने के लिए। दीज आर प्रैक्टिकल रियलिटीज। इनको कभी हम हक बातिल की जंग बनाकर पेश नहीं करते कि जी आपने अमेरिका का अच्छा गुलाम बनना है। नहीं, आपने अपने मुल्कों में रहना है, खुदा का शुक्र अदा करना। हमारा दीन हमें ये कहता है। अच्छा, इसके जवाब में जो निज़ाम आप चाहते हैं, चले अमेरिका कॉलोनिज्म, सोवियत यूनियन, ये सब कुछ वो है, आपका जो निज़ाम है वो जमहूरियत में मबनी है जो दुनिया पेश कर रही है। ज़रा पूछे जाकर मुसलमानों का निज़ाम, वो फिर खिलाफत में मबनी है, यानी जिसके अंदर एक खलीफा होगा जिसकी आपने इताअत करनी है, सारे मुस्लिम वाले उसके साथ जाएंगे, फिर वो खलीफा दुनिया के साथ क्या करेगा? वही जो अमेरिका कर रहा है। तो मैं जिस वक्त दुनिया को ये बताता हूँ कि अपने पॉलिटिकल सिस्टम को भी डेवलप करो, वो जो तुम अमेरिका को गाली दे रहे हो उसके जवाब में तुम्हारे पास क्या है भाई? तुम जब सुपर पावर थे 1000 साल, तो तुमने दुनिया के साथ के यही मामला किया हुआ था कि हर कोई अपनी मुमलिकत के अंदर आज़ाद है। तुम्हारी स्टेट के अंदर गैर मुस्लिम शहरी के क्या हुकूक हैं? तो रिफॉर्मेशन का काम है। इसको कभी भी इस पस मंज़र में नहीं समझना चाहिए जैसे कोई हम कहते हैं अमेरिका की ग़ुलामी इख्तियार कर लें या बरतानिया के स्लेव बन जाएं। और आगे बढ़ के एक और बात भी करते हैं, दुनिया में ये जो हम इतने खौफज़दा हो जाते हैं ना कि एक ही पावर, भाई दुनिया की डायनामिक्स चेंज होती रहती है। अभी आप देखिए पिछले 10 साल में दुनिया का नक्शा कैसे तब्दील हुआ है। यानी वही एशिया, वही चाइना जो यहाँ पर था, उसकी ग्रोथ ने दुनिया की सुपर पावर्स के अंदर पावर डायनेमिक्स के शिफ्ट होते हुए नज़ारे दिखा दिए। तो इसमें आप अपने गिरदो पेश में देखें, अमन हमारी ज़रूरत है, हम शिकस्त खुर्दा हैं, हम 2nd वर्ल्ड वॉर के मगलूबीन हैं, हमने अपनी तामीर करनी है। इस पस मंज़र में नेशंस के साथ एक अच्छे ताल्लुकात का रिश्ता होना चाहिए। सर, मैंने आपकी सारी इस पे गुफ्तगू सुनी है, उसको देखने के बाद मैंने अपने बारे में भी कुछ जाना कि जो थोड़ा हमारा ऑफलाइन भी पीटीआई बारे में डिस्कस हो रहा था। अक्सर लोगों को लगता है कि मेरा एक बायस आ जाता है, और वो इस वजह से आता है कि पीटीआई सपोर्टर्स जो फिर बात करते हैं, फिर उस पर जब मैं जवाब देता हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई तुम तो मतलब बाल की खाल ही उतार रहे हो। जैसे ना क्रिकेट पर भी मैंने वीडियो बनाई कि यार इमरान खान बेहतर थे या वसीम अकरम बेहतर, बड़े लोगों ने बोला ये ज़रूरत क्या थी, बट उनको ये पस मंज़र नहीं पता कि पूरे ट्विटर एक दिन पागल हो गया था, ट्रेंड हो रहा था, तो मुझे कुछ बोलना ज़रूरी हो गया था। तो इस पूरे टॉपिक पे जो आपका डिस्कशन हुआ है, अनफॉर्चुनेटली जो दूसरी साइड है उनका मैं नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि वो इतने जाहिल लोग हैं, वो अपना कारोबार चलाने के लिए कभी आपको
रैंड कॉर्पोरेशन कर देते हैं, कभी किसको कर देते हैं, मतलब भी नहीं पता होगा रैंड कॉर्पोरेशन का, बस कोई अंग्रेजी यूट्यूबर देखें वो छाप दिया, वो अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहे होते हैं। या वो डिस्कशन हो जाता है कि आप अमेरिकन एजेंट हैं या जावेद खामजी साहब अमेरिकन एजेंट हैं, तो डिस्कशन जो है ना वो वहीं पर रिड्यूस हो जाता है। पर अगर मुझे 2 मिनट दी जाएं तो इजाज़त, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि आप वो अंग्रेजी में भी कहते हैं ना कि जाहिल क्या करते हैं, आपको अपने लेवल पर ले आते हैं पर आप जीत नहीं सकते। तो मैं भी पॉलिटिकली ये गलती करता हूँ कि उनके लेवल पे जाता हूँ और हमेशा हारता हूँ। यहाँ मुझे लग रहा है आप भी उनके लेवल पे जाके जब उनको जवाब दे रहे हैं, आप भी हार रहे हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट फिर आप उन्हीं के पैराडाइम में करते हैं। उनका जो पैराडाइम है कि हम सब मुसलमान उम्मा हैं और ये यहूदो निसार हैं, इनसे हमने लड़ना है, तो आप जब फ़लस्तीन का जिक्र करते हैं आप भी पैराडाइम वही लेते हैं कि अच्छा फिर मुसलमानों की तारीख क्या है, वो क्या है। वेयर एज आई थिंक पैलेस्टाइन इज़ यूनिक। आई डोंट थिंक पैलेस्टाइन को आप टर्की से मिला सकते हैं या आप उसको इजिप्ट से मिला सकते हैं या पाकिस्तान से मिला सकते हैं जस्ट बिकॉज वो मुसलमान है। तो इसमें 2-3 तारीखी पस मंज़र से जो आपने गुफ्तगू की है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर भी एक किताब लिखी हुई है जो मैंने शेल्फ कर दी थी, बिकॉज आई सेड इतना अब इसराइल फ़लस्तीन पे काम हो चुका है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक मे बी आई शुड पब्लिश इट। लाइक आप कहते हैं कि अरब ने नहीं माना ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन या यूएन जो प्लान बना था पैलेस्टाइन का, ये एक सर मिसनोमर है। ये मैं आपको तारीखी किताबें भी सारी उसकी भेज दूंगा। अरब्स को एक तो चांस नहीं मिला, एक तो चलें वो जो उसका आप क्रेन्स कमीशन से सारा स्टेटिस्टिक देखेंगे कि कितनी अरब पॉपुलेशन थी, कितनी थी, चलें आपकी ज़मीन ले ली, भीख में आपको जो दे दिया वो भी आपको मान लेना चाहिए था। वो भी गलत बात है कि इसराइल ने मान लिया था। इसराइल के अपने लीडर्स की आप सारी बातें सुने तो ये पूरी एक साजिश की गई थी कि भाई लड़ना तो जो हमने है वो ऑन द ग्राउंड लड़ना है। तो जो इन्होंने जाकर डेरा यासीन में हज़ारों मारे वो इज़राइल की बाउंड्रीज़ में नहीं था। या 1967 की जंग की आप जिक्र करते हैं, उसमें भी शिकस्त इसलिए हुई कि सबको पता था अमेरिका उनके पीछे है, अगर इजिप्ट पहले जहाज़ चलाएगा तो अमेरिका घुस जाएगा। तो उनकी एयरफोर्स ग्राउंडेड थी, उन्होंने आगे बॉम्ब कर दिया। अगर हमास अक्टूबर 7 नहीं करता, इवन दिस आइडिया कि चलो भीख भीख में आपको जितनी कैलोरीज जिंदा रहने के लिए हैं वही मिल जाती हैं, उसी में खुश रहो, पढ़ो लिखो, ज़िंदगी तुम्हारी आसान होती। तो सर वेस्ट बैंक ने तो हमास नहीं एग्जिस्ट करता, या यासिर अराफात ने तो बंदूक नहीं उठाई, इब्राहिम अकॉर्ड्स किए उन्होंने। या हमास का भी अगर हम जिक्र करें तो 2005 का जो चार्टर है वो 1967 बॉर्डर्स की बात करता है, जिसका मकसद ये है कि अगर 1967 बॉर्डर्स आप मान रहे हो तो बॉर्डर्स के बाहर एक और मुल्क होगा। तो वो हमास ने भी मान लिया। अच्छा PLO जो है उसने एग्रीमेंट्स भी कर लिए। वेस्ट बैंक में मोहम्मद अब्बास जो हैं वो जंग भी नहीं करते, वो अवाम को भी बोलते हैं ठंडे रहो, मत लड़ो, जो मिल रहा है मान लो। उसके बावजूद भी तो इसराइल वही कर रहा है। तो अक्टूबर 7 को स्टार्टिंग पॉइंट लेना या ये कहना कि हमास ने मरवा दिए अब 70,000 हमारे बच्चे, मेरी नज़र में थोड़ा अनफेयर है। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये आपका नैरेटिव है, मैं इसका एहतराम करता हूँ। इसमें जो भी आपने पॉलिटिकल रियलिटीज़ बयान की हैं ये लोगों के मुतालिक के लिए मौजूद हैं। कुछ मुझे भी इनको पढ़ने का मौका मिला है, कुछ चीज़ों पे इतलाक़ी इख्तलाफ भी हो सकता है, कुछ चीज़ों से इत्तेफाक भी हो सकता है। इस सब को जैसे आपने बयान किया है बेआईनी ही मान लेने के बाद मुझे आप बताइए कि क्या ये जो पीस पॉइंट इस वक्त हमारे सामने आए हैं मुसलमानों को उस पर एग्री होना चाहिए? वो तो हो गए ना, अब क्यों हमारा हुए? चॉइस नहीं, क्यों हुए? बिकॉज वो रेलेवेंट नहीं है। आपका मेरा एग्री होना रेलेवेंट भी नहीं है। सब मेरा आपका नहीं, आप नैरेटिव्स क्लासिकल बताइए। क्या इस वक्त फ़लस्तीनियों को जो कुछ हो गया, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, नकबा उन्होंने किया, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ब्रिटिश एम्पायर ने 3 पार्टीज़ के साथ झूठ बोला, गलत तकसीम की, आबादी के लिहाज से गलत थी, इसराइल ने अटैक कर दिए मुसलमान, कुछ सब कुछ मान लेता हूँ, 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ। तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको रेजिस्ट करना है, आपने रेजिस्ट किया अपने राइट्स के लिए, तो फिर ये इस वक्त जो अमन मुआहिदा पेश किया गया है उसको किस ग्राउंड पे हमें मानना चाहिए? मेरा सवाल है आपसे। ना रेजिस्टेंस का फैसला आपने करना है या मैंने करना है, ना एक्सेप्टेंस का मैंने फैसला आप बताइए, हमास आपने को मान मैंने लेना चाहिए। हमास ने मान लिया है। क्यों मान लिया? क्योंकि देखिए इट्स अ सरेंडर ये डॉक्यूमेंट। क्यों है? इट्स लाइक सेइंग ट्रीटी ऑफ वर्साई जर्मनी ने क्यों मांगी? क्यों है क्योंकि सर? वो हार चुके थे। इसीलिए लेकिन हाँ, लेकिन जी जी ये जाहिर है। कहना कि क्योंकि आप हार चुके और देखा इसके बाद क्या मिला, नहीं, देखिए मैं जो आप जी लेट्स से
आधी रोटी खाते थे, वो भी तुमसे छिन गई, हाँ, तो बेहतर था आधी रोटी में ही खुश रहते। बिल्कुल। ये आप और मैं तो नहीं फैसला कर सकते नहीं ना, फैसला तो उन्होंने करना है, वो मेरे पास आते हैं तो भाई। जब वो रेजिस्टेंस का फैसला करते हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं, जब वो सरेंडर का फैसला करते हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मुसलमान उम्मा ने नहीं डिसाइड करना है कि एक ऐसा फलस्तीनी नहीं है, क्या ऐसा करेगा, नहीं है। मुसलमान उम्मा ने डिसाइड करना है। मुसलमान उम्मा ने डिसाइड करना है। अभी भी मुसलमान उम्मा ने डिसाइड किया है। शहबाज शरीफ, मोहम्मद सानी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, ये लोग मिलके बैठे हैं ट्रम्प के साथ। उन्होंने इस फ्यूचर को डिस्कस करके डिसाइड किया है आलमी कुव्वत से, उन्होंने इसराइल से उसको बनवाया, मुसलमान उम्मा ने किया है। इसराइल के साथ इस वक्त जितने मामलात हैं वो शर्म शेख में हुए, मुसलमान उम्मा ने किए। हमसे वो किस चीज़ का मुताला करते हैं? हमसे वो ये कहते हैं यहाँ बैठ के हमारे लिए दुआएं करो। भाई वो कहते हैं कि हमने एक स्ट्रेटजी अपनाई है, उस स्ट्रेटजी में आप हमारे सपोर्ट करें, हमारे साथ खड़े हों। हम उनको क्या बात बता रहे हैं? क्या हमने आज तक ये कहा कि फ़लस्तीन की तकसीम, मैंने तो इससे आगे बढ़ के बात की, मैंने कहा फ़लस्तीन को क्यों रोते हो भाई? मैं तो 57 इस्लामी मालिक को रोता हूँ, मैं कश्मीर को रोता हूँ, मैं सूडान को रोता हूँ, मैं मलेशिया को रोता हूँ, हर जगह पर रहूँगा। ये तकसीम किसने की है? कॉलोनियल पावर्स ने की है, अपने मफादात के तहत की है, अनजस्ट मैटर्स किए हैं, दसियों चीज़ें हुई हैं। कोसोवो बोस्निया को आप देखें, किसी से कोई अदम इत्तफाक नहीं है कि भाई ये लोगों के साथ कोई इस तरह का मामला हो गया। ये अधूरे हमारे साथ हुआ है, ये ड्यूरेंट लाइन का जो मामला हुआ है आज तक हमारे सर पे तलवार बन के बैठा हुआ है। कल भी मेरी सरहद पे मेरे फौजी उस गलत फैसले की वजह से मारे गए हैं जो गोरे करके चले गए कि भाई ये पश्तून बेल्ट थी, अगर इसको आपने तकसीम करना तो अगर फितरत के मुताबिक करते को उस वक्त दोनों तरफ के लोगों को ऑन बोर्ड लेते, नहीं किया। कश्मीर का मसला इसी तरह अधूरे छोड़ के, तो 10,000 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं ज्यादती, बदनीयती, बदमाशी की बुनियाद पे की आलमी पावर्स ने। असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि इसके बाद हमें पॉलिटिकली उसको गलत कहने का हक नहीं है। बिल्कुल हक है भाई। 1857 की जंग के नतीजे में पाकिस्तान नहीं बना। दो पॉलिटिशियंस की डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स और आलमी हालात, जिसको हमारे इख्तियार में कुछ नहीं था। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हारता, आप इस वक्त देखिए चर्चिल जिस वक्त गए हैं यूएस कांग्रेस में हिमायत लेने के लिए, तो क्या क्या शराइत हैं जो कांग्रेस ने मनवाई हैं उनसे कि आप अपने कॉलोनीज का कैसे खात्मा करेंगे। हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। वो आलमी ताकतें, ज़मानी हालात, दुनिया भर के और भी बहुत हज़ार फिनोमिनल्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो ज़्यादती के नतीजे में रेजिस्टेंस करके हासिल करना है अहदाफ को, तो कीजिए ना। फिर आप ये बात ना करें कि जी हमने मिसाल के तौर पे मुकदमा जिंदा कर दिया, हमने ये आधी रोटी खानी थी, जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर थी। फिर आप अपने तौर पे जो करना चाहते हैं वो करें, हमें फिर मत घसीटें। आप हमें ये मत कहें कि हसन इलियास साहब भी आपके इस इक़दाम की, मैं इस इक़दाम को खुदकुशी समझता हूँ। मेरी नज़र में चूंटी मुझे काटती है तो मैं रोंद के फेंक देता हूँ, कुत्ता मुझे काटता है तो दामन बजा के भागता हूँ। क्यों? ताकत नहीं है भाई कुत्ते को रोंद के मारने की, चूंटी को फेंक देता हूं मैं। तो सवाल सिर्फ इतना सा है, इसराइल मगरबी ताकतों का बगल बच्चा है, उसकी नाजायज औलाद है, उन्होंने उनको वहां पर आबाद किया है, सब कुछ हो गया, कर दिया ना आबाद। अब आबाद करने के बाद आपका जो नैरेटिव मजहबी क़यादत का आज है, पॉलिटिकल क़यादत का नहीं है। पॉलिटिकल क़यादत भी उसी जगह पे खड़ी हुई थी। इब्तदा में वो इसके वजूद को मानने को तैयार नहीं थे। हम ये कहते हैं तकसीम ठीक नहीं हुई, अक़वाम मुत्तहिदा की जो तकसीम थी हम उसको दुरुस्त नहीं समझते। उसके बाद जंगें हुई, जो कुछ हुआ, नतीजा क्या निकला? नतीजा जो है वो आज आपके सामने है कि जहां पर आपको आपकी क़यादत को इक़्तिदार हासिल था, आज वहां का अमीरुल मोमिनीन कौन है? ट्रंप। वो वहां पर फैसले कर रहा है कि इस फौजी को बिठाना है, उस फौजी को बिठाना है। ये सब की सब बहस हिकमत और तदबीर की बहस है। मेरे पास अगर आज ताकत हो अमेरिका जैसी, तो भाई मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, मैं पहले इसराइल को उसकी जगह पर लेकर आऊंगा। नहीं है ना ताकत। अब मौलवी क्या बताते हैं? मौलवी ये बताते हैं कि भाई ताकत की बहस मत करो, तुम तो रसूलुल्लाह के दौर में होते तब भी ताकत की बहस करते और बदर में ये होता वो होता। तो वो उसको मजहबी नैरेटिव का रंग देते हैं कि कम बंदूकों से भी अगर हमले कर दो तो उसके नतीजे में फरिश्ते उतरेंगे कतार अंदर कतार, तुम्हें फतह हो जाएगी। वो नहीं हुई। हमने बताया भाई वो जो खुदा की नुसरत ताईद के वादे हैं वो इस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए है ही नहीं। ये ताकत से लड़ने वाली जंगें हैं। देखो तुम हार जाओगे, एक जंग हारे, दूसरी हारे, तीसरी हारे, चौथी हारे, पांचवी जंग हार गए। वो कहते नहीं पीछे अमेरिका, भाई अमेरिका पीछे था, ये कोई मतलब ऐसी अनहोनी बात किसको नहीं पता? इसराइल के पीछे कौन है? अमेरिका है। ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन हमें ये सोचना था कि हम कहाँ खड़े हैं, पीस हमारी ज़रूरत है। उसमें फिर आप ये कहते हैं भाई वेस्ट बैंक में तो नहीं था ये। जिस वक्त एक मसला बिगड़ जाता है ना भाई, जब आपकी लड़ाई हो जाए ना घर में किसी से, तो वो फिर आपकी माँ बहन को भी नहीं बख्शता, वो गालियाँ देता है।
उसके हाथ में पेपर वेट आता है, वो उठा के मारता है, आपके हाथ में पेंसिल आती है, वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट को आइडियलिज्म पे ना देखें, अभी भी वक्त है। वो पड़ोसी ममालिक मौजूद हैं, आप हमास का अपना मैनिफेस्टो देखें, उसमें कुछ तदरीज के साथ तब्दीली आई थी। पहले वो इस्राएली स्टेट के वजूद ही को नहीं मानते थे, फिर उन्होंने कहा चलो भाई 2 नेशन पर आ जाओ, लेकिन रकबा इस तरह से होना चाहिए। 10 चीज़ें हैं। और वहाँ पर जब आलमी तौर पर मुसलमानों की पॉलिटिकल क़यादत इस नतीजे पे पहुँच गई कि यार ये रेजिस्टेंस, ये अदम इस्तेहकाम रीजन को आगे नहीं बढ़ा सकता, पड़ोसियों वाले ने तस्लीम कर लिया। मसला मेरा आपका पाकिस्तान में नहीं है, मिस्र का तो है ना, उर्दन का तो है ना, यूएई का तो है ना, वो उस रीजन में मौजूद हैं। इब्राहिम अकॉर्ड्स हुए, उस पर मामला। मैं ये नहीं कह रहा जिस तरह यहाँ पर हमारे यहाँ क़यादत मौजूद है मजहबी, इसराइल में भी मौजूद है। उनके उस वज़ीर आज़म ने जिसने ओस्लो रिकॉर्ड किया था, उनको किसने मारा? वहाँ की मजहबी क़यादत है। बिल्कुल, नेतन्याहू ने उसकी ताबूत निकाल कर मार्च किया था, पूरी कैंपेन चलाई थी। तो ये सब कुछ होता है इसमें। हमारा जो एक आखिरी नुक्ता मैं बता दूं, हमारा दर्द दिल क्या है? वो दर्द दिल ये है कि मेरे बच्चे ना मरें, जिसको आप आखिर में आकर, मैंने एक मजमून लिखा था, हमारी उम्मत का जो इस वक्त हाल है, यानी गुमशुदा अजमत तारीख इस वक्त हमारा हाल है, और बिल्कुल जुल्मत में डूबा हुआ मुस्तकबिल है। नतीजा क्या हासिल हुआ भाई? आपको सवाल ये है, जो कुछ रेजिस्टेंस से पहले की चीज़ें थी, अगर हम उसको कबूल करते, आलमी इम्कानात मौजूद है। और हम एक और बात करता हूँ मैं, तो ये मजहबी बात है, पॉलिटिकल बात नहीं है, मुसलमानों को समझाने के लिए। ओ भाई, उस कौम के बारे में तो अल्लाह ने कुछ वादे किए हैं, वो ये कहते हैं, वो अल्लाह ताला, वो लंबा डिस्कशन है। तो मैं मूसा की वजह से या जीसस के साथ जो उन्होंने किया, वो उसका उनको वो पिटाई जो उनको लगी है, वो लगती रही है, अब भी आबाद हुए, उन्हीं कुव्वतों ने उनको आबाद किया है वहां पर। तो हम अगर किसी फेथ को भी मानते हैं तो कुछ फेथ पर भी बिलीफ होता है, लेकिन पॉलिटिकली आप देख लें, मैं कहता हूँ पॉलिटिकली इसराइल का पूरा नैरेटिव आप तारों पोत बिखेर दें उसके, दुनिया को बताएं ये जालिम लोग हैं, लेकिन जब बंदूक उठाएंगे ना तो फैसला डेजी कटर मिसाइल करेंगे। इसमें क्योंकि अगेन जो आपकी डिबेट होती है वो पाकिस्तानी मौलवियों से होती है, जो पहले या जो अब नए यूट्यूबर आ गए हैं, वो स्कूलों में जाकर कि हम तो हाकिम थे, हम पूरे हाकिम होंगे, या जैद हामिद टाइप जो लोग कहते हैं तो पूरा इंडिया हमारा। मुझे पता है आप वो सिनेरियो नहीं पेश है, बिल्कुल ठीक है, वो भी सारे साइड पर रखें। उससे जब डिबेट होती है तो आप बिल्कुल बजा कहते हैं कि भाई तो जाओ ना, खुद लड़ो। कुछ तो हैं जिनके खुद के डच पासपोर्ट हैं, और आपको बता रहे थे जिहाद, जब उनसे पूछा गया कि आपका जो पासपोर्ट है, तो वो मुंह इधर उधर हो गया, और क्योंकि इंजीनियर साहब ने ये उनके सच्चाई पब्लिक की थी, उन पे 295C लगवा कर उनको अंदर करवा दिया ये सब बोलने पर। उन सब को हम साइड पे रख देते हैं। पर आई थिंक इसमें जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनकी क्या राय है, उनकी क्या पर्टिकुलर तारीख है, ये अब एक हमारी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है कि अक्टूबर 6, 2023 को क्या पीस था। मेरी नज़र में पीस नहीं था, वॉर ही थी। ये नैट टर्नर ने जब स्लेवरी रिबेलियन किया तो फिर गोरों ने बोला पीस ख़राब हो गया है। स्लेवरी जब तक थी पीस थी। चलो नेटिव अमेरिकन का तो हमने कत्ले आम किया था, तुम्हें हम नौकरी के बाद खाना वाना देते हैं, कम अज़ कम इसी में खुश रहो। अब हिस्ट्री जो है वो 1-2 साल में नहीं होती। अगर अल्लाह करे जो दुनिया भर में एक मूवमेंट चली है, अगर 10, 15, 20, 25 साल बाद इजराइल का जवाल इससे आता है, और मैं वो मस्जिदों वाली दुआ नहीं कर रहा कि निस्तो नाबूद कर दे, एक स्टेट जो अपार्थाइड या जायनिज्म या कॉलोनियल सेटलर मेंटालिटी पे बेस्ड है, वो दीवारें टूटें, ईस्ट वेस्ट जर्मनी की भी टूटी, अमन और अमान से रहें, एक स्टेट ऐसा ना हो जिसको लगे कि अब मैं सीरिया को बॉम्ब कर दूं, वो जो एक फ़िलॉसफी है वो ख़त्म हो अगर 10-15 साल बाद, फिर शायद आप फ़लस्तीनों से पूछें कि जो आपने सैक्रिफाइस किए एज वर्ड थे, वो हिस्ट्री डिसाइड करेगी, वो लोग फैसला करेंगे। पर अगर इसको मैं एक सिंपल एनालॉजी में कर दूं कि अगर कुछ औरतें बैठी हैं जिनके सबके मियाँ मारते हैं, एक उनमें छोटे को उसको गाली दे देती है, वो उसका कत्ल कर देता है, बोलती है देखा तूने गाली क्यों दी, कम अज़ कम मार रहा था, खाना वाना था। पर वो औरतें ये नहीं रियलाइज़ करती जब वो ये सिखाती हैं कि जो मार रहा है ना, ऐसा नहीं है कि तुम भी सेफ हो, वो एक दिन तुम्हें भी मार मार के इतना मार देगा कि तुम भी मर जाओगे। तो अगर अक्टूबर 7 नहीं होता, वो एक काउंटर फैक्चुअल होता है जो हिस्ट्री में आप कर नहीं सकते, तो क्या फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ बेहतर होती? दैट्स ऑल्सो स्टिल क्वेश्चनेबल, बिकॉज वो इसराइल ही कंट्रोल, वो आपके हाथ में नहीं था, वो इसराइल के ही हाथ में था। और अभी भी जो ये हुकूमतें हैं, वो पाकिस्तान की हो, वो सऊदी अरेबिया की हो, वो इजिप्ट की हो, वो वाकई इन मुल्कों की हुकूमतें हैं या नहीं है, वो एक और डिबेट हो जाती है। बट ऐसा नहीं है कि अक्टूबर 6, 2023 पर फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी, चलें आप कहें डेजी कटर नहीं थे, गोलियां थी, क्योंकि जब रिटर्न मार्च की थी
उस पर एक एबी मार्टिन की डॉक्यूमेंट्री भी है, जिन्होंने बोला था हम फूल रखेंगे, उस पर भी गोलियां पड़ी थी इनको। तो गोलियां उनको पहले भी पड़ रही थी, अब डेजी कटर पढ़ रहे हैं। तो ये उनको फिर उनको सबक देना, हमारे मौलवियों को आपने जो बोलना है ठीक है। उनको ये सबक देना कि गोलियां बेहतर थी या डेजी नहीं, कटर देखिए बेहतर है, मेरे ख्याल से देखिए गलत बात मैं है। उनको क्या सबक देता हूँ, अगर वो दीन के मानने वाले हैं ना, तो हमारा जो दीन है वो मुसल्ला जदोजहद और मुजाहमत के बारे में हमें एक शरीयत और कानून भी देता है। हम वो शुत्र बेमुहार नहीं है कि मैं यहाँ से उठूँ और अपने मुतालबात के लिए लोगों की गर्दनें उतारना शुरू कर दूँ। हमारे दीन में किसी की जान ली जा सकती बगैर दो चीज़ों के, या उसने कत्ल किया हो या उसने फसाद फिल अर्थ किया हो, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है, हमारे दीन में मुसल्ला जद्दोजहद के लिए कुछ शराइत रख दी गई हैं। उसका फैसला नज़्म इज्तिमाई करता है, उसको लोग नुमाइंदा बनाते हैं, वो लोग उस फैसले में शरीक होते हैं। उसके बाद हमारा दीन ये कहता है कि जब तुम ये फैसला करो तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, ताकत का तवाज़ुन देखना है। ये क्यों कहता है? इसलिए कहता है कि जब आप मारने के लिए निकलते हैं तो जज्बाती तकरीर तो आप कर लें यहाँ पर कि 70,000 ने कुर्बानी दे के 20 साल बाद बता देंगे, ओ भाई इस वक्त उन 70,000 के जो बच्चे वहाँ मौजूद हैं वो भूख और पानी और प्यास से बिलक रहे हैं। आप तो मुस्तकबिल में अपना वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर तब्दीली देख रहे हैं ना, तो उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में फिर ग्रोहबंदियाँ पैदा होती हैं, फिर आपस में एक दूसरे के गले काटते हैं, फिर आपस में फसाद होता है। तो जिन लोगों ने फैसला किया वो इस्लाम को मानते थे। अगर मानते थे तो इस्लाम ने मुसल्लह जद्दोजहद के हवाले से कोई कानून दिया है? उसने तो यहाँ तक बताया आपको कि जब ताकत ना हो तो ज़मीन के लिए मत लड़ो, हिजरत कर जाओ वहाँ से। ये आपको दीन बताता है। तो पहले तो फिर इस पे मुझसे डिबेट करें वो लोग कि दीन ये नहीं बताता। फिर अगर दीन की बहस नहीं है, पॉलिटिकल डिबेट है, तो फिर उसके अंदर अल्लाह रसूल और उम्मत को मत लेकर आओ कि भाई तुम लोगों मेरा साथ दो, तुम लोगों ने मेरी मदद क्यों नहीं की, तुम मेरे लिए दुआ करो, गज़ा मार्च करो। फिर आपका लोकल डेमोग्राफिक मसला है, आप अल्लाह रसूल दीन आखरत उम्मत से अलग होकर जो चाहो करो, फिर मैं आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा। मुझसे मुतालबा करते हैं भाई गज़ा के अंदर मुसलमान शहीद हो रहे हैं, निहत्ते हैं, आप लोग क्यों साथ नहीं दे रहे? तो हम सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि फैसला क्या किया मुसलमानों ने वहाँ पर। मेरी जो ऑडियो जिस पर बहुत गालियां पड़ी, दुनिया में मशहूर हुई कि भाई जिस मौके पर ये हुआ आपने क्यों, तो मैंने एक ही बात की थी, हमास ने इकदाम करने से पहले मुस्लिम उम्मत से मशवरा किया था, उनका जाती इकदाम था ना। तो भाई जाती इकदाम में मुझसे क्यों मुतालबा कर रहे हैं आप कि आकर मैं आपकी सपोर्ट करूं? आपका इकदाम था ना, तो मैं तो सबसे पहले देखूंगा कि आपका इकदाम शरीयत के मुताबिक था या नहीं था। मेरी शरीयत ये कहती है किसी नॉन कम्बेटेंट को बाल का बीका नहीं कर सकते आप, उसका हाथ नहीं लगा सकते आप उसको, नॉन कम्बेटेंट का। तो इसराइल गलत बना दिया, जिन्होंने बनाया था वो उनको वहां पर रख कर गए हैं ना। आपको इख्तलाफ है तो बरतानिया से करें ना इख्तलाफ, बरतानिया के खिलाफ ऐलान जंग करे ना भाई, बरतानिया के खिलाफ ऐलान जिहाद करे ना। बरतानिया ने गलत काम किया ना, बरतानिया तो एक्सेप्टेबल है, अमेरिका भी एक्सेप्टेबल है, सब एक्सेप्टेबल हैं। वो जो लोकल ग्राउंड रियलिटी वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उस पर पॉलिटिकल डिबेट होगी, गुफ्तगू होगी, उस पर बंदे मारना, खुदकुश धमाके करना। यानी यहूदी को इसलिए मखलूक अल्लाह ने पैदा किए कि मैं जाके उसका गर्दन उतार दूं इसलिए कि वो यहूदी है। तो ये सारी चीज़ें, इन पर हमारा एक नैरेटिव है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, आपने एक अपना नुक्ता नज़र बयान किया, लोगों ने उसको सुना। मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमने दीन को भी फॉलो करना है। वो दीन किसी की जान लेने जैसे इक़दाम के हवाले से लोगों ने इंटरनेशनल लॉ के तहत कहा जी आपको जो टेरिटरी होती है उस पर कब्जा हो जाए, आपको सेल्फ डिफेंस का हक है। वो भाई सेल्फ डिफेंस करें आप उस इलाके में, करते भी रहे। उसमें फिर मैं ये दीन की डिबेट नहीं करूंगा, उसमें मैं डिबेट करूंगा हिकमत अमली की, कि भाई लड़ने की तुम में ताकत नहीं है, इस वक्त जगह छोड़ के जा सकते हो, चले जाओ, उनके तहत रह सकते हो, तहत रह लो, गुजारा करो, जिंदगी बचाओ अपनी, वहां में ये डिबेट। लेकिन आप उठकर उस जगह पे हमला करें जो मिसाल के तौर पे आपके लिहाज से 67 से पहले की सरहदें, इस वक्त आखिरी हमला जो हमास ने किया वो टेरिटरी भी नहीं है जिसके ऊपर मेरा आपका इख्तलाफ है, वो टेरिटरी भी नहीं है। गज़ा की ये पट्टी, ये जो गज़ा की पट्टी आप देखिएगा नक्शे में पॉडकास्ट के बाद, जिन जगहों पर वो गए, ये वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी नहीं है, ये वो टेरिटरी है जिस पर आज उनका मुतालबा है कि 67 की सरहदों पर वापस चले जाओ। तो सिर्फ कहने से मुराद ये है, इसकी निटी ग्रिटीज डिटेल्स उसके एक्सपर्ट्स जाने, इस पर बयान करें। मुसलमान हो तो शरीयत को फॉलो करके मुसल्लह जद्दोजहद में जाना, और उसमें शर्त है जिहाद की, ताकत है तो जिहाद करना है। रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने कह दिया है सूरह अनफाल में कि अब तुम्हारी ताकत नहीं है, 1:10 हो गए हैं, तब तुम्हें हम रोक रहे हैं इस वक्त, अपने हाथ को किताल से रोके रखो। जब आप किताल करते हैं बगैर ताकत के तो उसका एक नतीजा निकलता है, और नतीजे के बाद क्या होता है, ये दास्तानें हम सुनाते हैं, 70,000 ने कुर्बानी दे दी, उसके 50 साल बाद ये हो जाएगा। ओ भाई जो होना होगा ना वो हो जाएगा, उसमें इसराइल की 10,000 अपनी गलतियां होंगी। इस वक्त भी जो आपको आलमी तौर पर कुछ सपोर्ट मिली है,
वेस्टर्न कंट्रीज इसराइल के खिलाफ हुई हैं, वो मुसल्लह जद्दोजहद के नतीजे में हुई हैं, वो इसराइल की बेवकूफ़ियों की वजह से हुई है कि उन्होंने जिस वक्त ताकत मिलती है तो गुरूर आता है, डोमिनेंस की नफ्सियात आती है, उन्होंने उन मुल्कों पे हमले किए, बच्चों को मारा, नॉन कम्बेटेंट्स को मारा, उसके नतीजे में हमदर्दी पैदा हुई। हमास से कोई हमदर्दी पैदा नहीं हुई, और मुझे क्या हासिल हुआ उस हमदर्दी के नतीजे में? मेरी ज़मीन तो गई, मेरे बच्चे तो गए। आज मेरी वो सरजमीन जहाँ पर मेरे लोकल लोग हुकूमत कर रहे थे, और बाय द वे जो हुकूमत कर रहे थे उन्होंने किस तरह हुकूमत हासिल की, जरा उस पर डिबेट कर ले पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम के लिहाज। जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा था, क्योंकि आप यू आर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट जो हमारे लोकल मौलवी हैं, अनफॉर्चुनेटली आप जाकर भी उन्हीं की फील्ड में कर रहे हैं कि भाई हम मुसलमान उम्मा हैं, फ़लस्तीन हमारा है, मेरा नहीं है फ़लस्तीन, आपका नहीं है फ़लस्तीन, फ़लस्तीन के लोगों का बिल्कुल फ़लस्तीन ठीक है, है। वो फैसला करें। अगर तो फ़लस्तीन में रहने वाले मेरे जो सारी इस्लामिक मूवमेंट्स पाकिस्तान में जो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके फ़लस्तीन का नाम लेती है, उनसे इख्तिलाफ़ यही है कि अगर तो हम मैजिक वॉन्ड हो मेरे पास, आज फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो यहूदी बन जाएं और इजराइल के जो लोग हैं वो सारे मुसलमान बन जाएं, मैं फिर भी फ़लस्तीन के साथ हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये मजहब से बालातर बात है। मैं इसी बात को एक्सेप्ट करता आपका हूं। ये सपोर्ट करना कि भाई अगर वो मुसलमान उम्मा की जद्दोजहद बात करें, देखिए, मुसलमान की बात करो, आप छोड़ दें। नहीं, हम क्यों छोड़ दें? जो भी हो, हम क्यों छोड़ दें? आपका मजहब जो भी हो, मेरे वहां पर उसका जो पॉलिटिकल रियलिटी है उसी में जो आपके पैराडाइम, जो आपकी पूरी रीजनिंग शुरू होती है कि आपने जंग की। अक्टूबर 7 को जंग नहीं शुरू हुई। राशिद खालिदी की भी किताब है 100 Years ऑफ पैलेस्टाइन। आगे से एक बंदा गोली मार रहा है, अगर आप कहें गोलियां खाते रहो और कुछ भी ना करो, ये तो उन्होंने फैसला करना है। गसान कनाफानी एक बहुत बड़े पोइट है फ़लस्तीन के, उनसे भी जब यही सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला आप पीस नहीं बोल रहे, आप कैपिचुलेशन मांग रहे हो कि यार छोड़ दो, कुछ भी नहीं कर सकते। और ये पाकिस्तानी मौलवी वाली डिबेट नहीं है, वो अक्सर बैटल ऑफ बदर दुनिया में हर जगह ये होता है आप भाई। सुलह हदैबिया का भी दुनिया में हर जगह ये होता है। सवाल ये होता है कि आप अपने इस वक्त जो कुछ हासिल हुआ उसको कंपेयर करके देखते हैं जो कुछ हासिल था। हसन, आप और मैं नहीं फैसला कर सकते ना। नहीं, मैं आप और मैं नसीहत दे सकते हैं कि यार फ़लस्तीनियों के लिए बेहतर था कि अपनी जमीनें छोड़कर सीरिया चले जाते। फैसला तो उन्होंने करना है जो वहाँ बैठे हैं। देखिए, फैसला उन्होंने नहीं, फैसला उन्होंने करना है, वो वहाँ बैठे हुए हैं। उनके करने से फैसला सही और हक पे नहीं हो जाता, ये बात भी नुक्ते की है। यानी फैसला तो उन्होंने करना है इसलिए कि वो वहाँ पे बैठे हैं, वो स्टेक होल्डर हैं, लेकिन उनका कोई भी फैसला होगा, उनके अपने फैसलों में एवोल्यूशन है। उनकी जो पॉलिटिकल क़यादत थी वो बतदरीज उस जगह पर आई जहाँ पर एक्सेप्टेंस पैदा हुई, टू नेशन की बात की गई जो कि इब्तिदा में नहीं थी। ये सब कुछ हुआ, स्टेक होल्डर ही फैसला करते हैं। लेकिन दुनिया भर के अंदर जो दानिश्वर होते हैं, जो उलमा होते हैं, वो हर पहलू से गुफ्तगू करते हैं। अगर आप नैरेटिव ये ला रहे हैं कि वो आपके वहाँ पर रूट्स हैं हिस्टोरिकल, तो फिर वो यहूदी भी नैरेटिव लेकर आएंगे, उनके भी रूट्स हैं। अगर आप नैरेटिव ये लाएंगे कि वहाँ पर आपका किबला अव्वल है, तो फिर वो भी लाएंगे भाई हिस्टोरिकल हमारा यहाँ पर ही सीखना। अगर आप पॉलिटिकल डिबेट करते हैं, मैंने खुद इस पर आर्टिकल लिखा, दुनिया के अखबारों में छपा, जंग अखबार में छपा, मैंने उसमें लिखा कि आप फ़लस्तीन के इस पूरे के पूरे मुकदमे को अगर पॉलिटिकली हैंडल करते, और पॉलिटिकली हैंडल करने के लिए खुद फ़लस्तीन के मौके के लिख रहे हैं। एडवर्ड सईद की आप किताब पढ़ें, आपने खालिद साहब का जिक्र किया, यहाँ पे खालिदी जो हैं, इन्होंने अपनी बुक में लिखा, इन्होंने बताया किस तरीके से मुसल्लह जद्दोजहद ने नुकसान पहुँचाया है हमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर। उन्होंने बताया कि जो साउथ अफ्रीका का मॉडल था उसको फॉलो करके हम कैसे डिप्लोमेटिकली अपने रिलेशनशिप्स मजबूत कर सकते थे, किस तरीके से खुद यूनिटी रहती, उस मिल्लत, उस वादत जो एक मुल्क मौजूद है वहाँ पर जो कत्लो गारत गरी हुई, जैसे वहाँ पर इख्तियार संभाला गया, और इस वक्त भी वहां पर कत्लो गारत गरी का एक नया बाजार गर्म हो गई। हर जगह पे होता है जहां पर आप इंडिविजुअल्स को किसी भी मकसद से मुसल्ला कर देते हैं। आपने अफगानिस्तान में किया, आपके मुल्क पर आए, आप वहां कर रहे हैं, वो आपस में लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, अब शुरू हो गया वो सिलसिला, वो मारेंगे। खुद हमास जब इख्तिदार में आई है वहां पर सैकड़ों लोगों का कत्ल हुआ उन्हीं फ़लस्तीनियों का। तो जिस वक्त आप एक गलत रुख के ऊपर जाते हैं तो उसके कुछ ऑफ शूट्स होते हैं। इसमें कहीं पर हम ये नहीं कह रहे ये पॉलिटिकल मसला नहीं है, फ़लस्तीनियों का हक नहीं है। आप पूरी ज़िंदगी कश्मीरियों का हक है, वो कहें, डिबेट करें बरतानिया उज़्मा के साथ, हमें नहीं रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप आगे हैं लड़ने मरने, भाई लड़ने मरने का तो एक अंजाम होता है, वो हो गया। देखिए, आप क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस से ज़्यादातर मुखातिब हैं या प्राइमरीली मुखातिब हैं, तो इसका जो आपने नुकसान आइडेंटिफाई किया वो बिल्कुल ठीक किया है कि जब आप किसी को बोलते हैं कि हमने लड़ना है और ये जंग हो रही है, लोगों के बस थोड़े से सवाल थे वो रहते थे, वो नहीं जाएंगे फ़लस्तीन, वो जाके KFC जलाएंगे। ऐसे ही आपने उनको उस तरफ से दूर लाने कि ये नहीं तरीका कि जाकर KFC जलाओ, KFC का कोई राइडर है उसको गालियां दो, फिर खुद US स्टोर
अमेरिकन टूर टिकट्स बेचो, पैसा कमाओ, उनसे आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। बट राशिद खालिदी का आपने जवाब दिया, कैंप डेविड अकॉर्ड जब हुए थे जिसमें यासर अराफात थे, एडवर्ड सईद, राशिद खालिदी, सब लोग इन्वॉल्व थे, और उन्होंने बोला कि यार इन्होंने तो कैपिचुलेट कर दिया है। जबकि यासर अराफात ने बोला भाई पीस के लिए हम अग्री करते हैं, एग्रीमेंट्स भी साइन हो गए। फिर वही किताब है 100 Years of Hell के पीस फ़लस्तीनियों ने मान लिया था, इजराइल ने नहीं माना था। बहुत लंबी हो गई ये डिबेट, आपको जाना भी है, लोग 10 मिनट हैं लोगों के सवाल कर लें। कि कोई शख्स हैं वो कहते हैं कि अगर आपने साइंस की तरफ जाना है तो यू शुड ऑलवेज एक्सप्लोर एंड रिसर्च देम इन द लाइट ऑफ द कुरान। तो मेरा क्वेश्चन हसन भाई से ये है कि शुड वी व्यू एंड स्टडी दीज सब्जेक्ट्स इन द लाइट ऑफ द कुरान? डज द कुरान कंटेन साइंस? इज द कुरान अ बुक ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और एस्ट्रोनॉमी? कुरान मजीद का एक ही मौजू है, वो है इंसान की मौत। उससे हटकर आप उससे जब भी कोई चीज़ निकाल के दुनिया में पेश करेंगे आप शिकस्त खाएंगे। इस वक्त आपका जो मुस्लिम डोमिनेंट थॉट है वो इंटेलेक्चुअल लोगों को सिर्फ इसलिए मुतासर नहीं कर पा रहा कि आपने कुरान को दुनिया का मसला हल करने का वजीफ़ा बनाया और दुनिया का मसला उन्होंने कुरान से बेहतर हल कर लिया, जो आपका थॉट था उससे बेहतर हल कर लिया। तो कुरान का एक मौजू है आखिरत, मौत, उसको सामने रख के प्योरिफिकेशन हासिल करनी है। वो प्योरिफिकेशन आपके इखलाक की भी है, बदन की भी है, खाने पीने की भी है, और ज़िंदगी में जो भी डायनामिक्स हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, आप मईशत बनाते हैं, आप लड़ते बढ़ते हैं, जिहाद करते हैं, सजाए जो भी है, उसमें पाकीज़ा तर रहना है। चुनाचे एक लफ्ज़ में कुरान साइंस की किताब हरगिज़ नहीं है। कुरान मजीद से साइंस बरामद करेंगे तो दुनिया में शिकस्त खाएंगे, दुनिया के उलूम जीत जाएंगे, आपका कुरान हार जाएगा। इसमें आपने ज़मीन साकिना पे भी काफ़ी डिस्कशन किया है कि वो एक मिस ट्रांसलेशन है, जी पर अगर अज्यूम करें कि वो ट्रांसलेशन ठीक है और हमें लगता है ज़मीन साकिन है और लिखा हुआ है, लेकिन साइंस प्रूव कर देती है कि गोल है, हम जाकर बाहर देख भी लेते हैं, तो इन लाइट ऑफ दैट नॉलेज क्या री इंटरप्रेट करना चाहिए कि हमारी कोई कोताही हो गई है ट्रांसलेशन में समझने में? 100% हम हमेशा रिविजिट करेंगे, इसलिए कि मेरा कुरान अगर फितरत के मुताबिक है, खालिक का कलाम है, तो हो कैसे सकता है? मैं दोनों चीज़ों पे गौर करूंगा। जो साइंस मेरे सामने आ रही है वो भी कोई हतमी इल्म नहीं होता, इन जनरल बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी एवोल्यूशन होता है, इर्तका होता है, कुछ तो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। ग्रेविटी मेरे सामने नज़र आती है, भाई साबित हो गई है, वाजे हो गया, ये लॉ है, इसके ऊपर कोई, लेकिन थ्योरीज आती हैं, उन थ्योरीज के अंदर 10,000 चीज़ें होती हैं। वो जब आती है मैं थ्योरी पे भी गौर करता हूँ, और वो गौर खुद साइंसदान करते हैं। यानी साइंस भी कभी ये तो नहीं कहती जी मैंने कोई चीज़ कह दी तो आप इसको मान लें, कहती है ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो कुरान की इंटरप्रिटेशन अगर मैंने की है और मेरे सामने कोई इस तरह फैक्चुअली इनकरेक्ट चीज़ आती है, तो एक तो ये है कि मैं इसको मानता हूँ खुदा का कलाम है, तो मैं हमेशा गौर करूंगा और साबित करने की कोशिश करूंगा, रीविजिट करूंगा अपनी इंटरप्रिटेशन को। लेकिन वो रीविजिट इस जोर पे नहीं होगा कि आज की साइंस क्या कह रही है, रीविजिट टेक्स्ट की बुनियाद पे होगा। Ask him in Islam, is it permissible to read fantasy fiction which has mythical beings? देखिए, दीन ये कहता है कि अपने आप को प्योरीफाई करो। उस प्योरीफिकेशन के अमल में आप दुनिया के मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरते हैं। वहाँ पर अगर आप कोई सेल्फ प्लेजर का तरीका अपनाते हैं, दीन ने जो आपको तरीका हुदूद कुयूद बताई हैं, शादी होगी, निकाह होगा, वहाँ पर आपकी डिज़ायर्स चैनलाइज होंगी, उससे पहले आप करते हैं, तो उसमें दीन को कोई एतराज़ नहीं है, अनटिल कि वो आपकी जो बीइंग है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसको डिसप्योर ना करे। ये पहली बात है। दूसरी चीज़ ये है कि ख़ुद माशरे के जब आप हिस्सा बनते हैं तो सोसाइटी उसको कैसे ले रही है, उसकी किसी की अख्तलफी तो नहीं हो रही। आप ज़ाहिरी बात है, अगर कोई इस तरह फैंटेसी पे मबनी कोई लिटरेचर पढ़ते हैं और वो कहीं छपेगा, वो कहीं कोई लिखेगा, उसके अंदर सोसाइटी के अंदर एक नॉर्म्स और वैल्यू सिस्टम बनेंगे, तो उससे आप कहाँ आगे लेकर जा रहे हैं उसको। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। बाकी सेल्फ प्लेजर हासिल करना, इसमें दीन में कोई ममनूअत नहीं। फॉर ब्रेविटी सेक, आपकी मौसीकी के बारे में यही राय है कि मौसीकी हराम नहीं है? मौसीकी अगर आप कॉन्सर्ट पे जाकर पीकर पार्टी कर रहे हैं वो चीज़ हराम है, राइट? जी। और शराब के बारे में आपका ये है कि क्योंकि शराब आपको उस कैफियत में लेकर जाएगी, मसला कैफियत ही है, मसला शराब एज एन एग्जिस्टेंस नहीं है, बट क्योंकि शराब लेकर ही जाएगी इसलिए शराब हराम है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, लंबा सवाल है, बट वो बेसिक उसका क्रक्स ये है कि नबी पाक भी आए हैं, उन पर भी जुल्म हुआ है, पैगंबरों पे भी हुआ है, तो वो तो अल्लाह के करीबी लोग थे, पर हम मौलवियों को देखते हैं वो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या अल्लाह उनसे राज़ी है? क्या उनकी राहत उनकी कामयाबी का सबूत है? नहीं, दुनिया में अल्लाह ताला ने बता दिया है कि इस तरह की कोई चीज़ किसी शख्स के हक और बातिल पे होने का कोई सबूत नहीं है। बल्कि उसने तो एक उलट बात की है इससे, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया के लिए बहुत सारे काम करते हैं, हम दुनिया में उनको पूरा बदला दे देते हैं। तो ये ज़्यादा ख़तरे की बात है अगर दुनिया में आप बहुत आसूदा हाल है। आप बलूचिस्तान की बात क्यों नहीं करते? किसी ने पूछा है। बलूचिस्तान की बात हम जब करेंगे तो वो जो हमारा कॉर्पस है जिससे हम बात करते हैं, ज़ाहिर बात है मैं
कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं। कहेंगे वीज़ा मिलना बंद हो जाए। मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ कि मैं बलूचिस्तान और तुर्बत के हालात पे गुफ्तगू करूँ। मैं जब भी गुफ्तगू करूँगा तो वो किसी पस मंज़र में होगी, कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती। उसमें हमारे यहाँ जो सूबों के साथ काम हुआ है वो बलूचिस्तान का मसला नहीं है, बेसिकली सिविल मिलिट्री कशमकश है। वो मसले का एक डायनामिक है जो बलूचिस्तान में सामने आता है। तो मैं तो हमेशा, हम सब लोग उस पर गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो जिन लोगों के जो काम है उनको वो काम करने चाहिए हैं, और जब वो उससे हट के काम करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। किसी ने पूछा है इनसे क्यों नहीं डिबेट करते हैं, शख्स का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मेरी तो खुद की ये राय है कि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो डिबेट नहीं चाहते, आपको कत्ल करवाना चाहते हैं, तो मैं इस वजह से नहीं करता। बट अगर आप किसी से चूज नहीं कर रहे डिबेट करने का, आपकी क्या वजह है? ठीक है, ठीक सही है, रखें, हाँ हाँ, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, देखें, गुफ्तगू, डिबेट, मुकालमे का रास्ता कभी बंद नहीं करना चाहिए। हमेशा सोसाइटी में खुद इससे हब्स पैदा होता है, इससे जो इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते और फिर बहुत डिजास्टर्स होते हैं। इसलिए कभी इसको मैं डिस्करेज नहीं करता, जो भी आदमी है। लेकिन मेरी एक पर्सनैलिटी है, मेरा एक पस मंज़र है, ये मैंने चॉइस कायम करनी है कि मैं किसके साथ बैठूंगा। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं आपकी डिमांड के ऊपर आपके पास बैठने के लिए आ जाऊं। ये हर शख्स का हक है। तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं डिबेट के कल्चर के खिलाफ हूं या गुफ्तगू मुकालमे के खिलाफ हूं। लेकिन किसी शख्स की कंडक्ट क्या है, वो किस तरीके से चीज़ों को लेके चलता है, वो नतीजे क्या बरामद करता है, और ख़ुद मैं जब सोसाइटी में कोई चीज़ एक्सप्रेस कर रहा हूँ वो दुनिया में उसको कैसे पोर्ट्रे कर रहा है। यानी मेरा उसका इल्मी इख्तलाफ है, ज़ाती इख्तलाफ है। ये बहुत सारे लोग हैं जो मिसाल के तौर पे अक्सर ही कहते हैं जी आप लोग अमरीकी एजेंट रैंड कॉर्पोरेशन, कुछ मिलने भी आए। मैंने कहा देखो बात सुनो, अमेरिका अगर पैसे देता होगा ना तो कुछ ला कर देता होगा ना किसी अकाउंट में, मुझे अगर कैश में भी देता होगा, कहीं डालता होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि ये फ़ोन देता हूँ, इसमें मेरे अकाउंट्स हैं, इसको खोल के देख लो। अगर कोई रैंड कॉर्पोरेशन को, अमरीकी हुकूमत को पैसा मिल जाए तो मुझे बता दो। बाकी तुम मेरी नीयत मुहर्रिकात पर जो तकरीर करना चाहते हो करो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर इत्मीनान चाहिए दिली कि भाई ये इसका एक पॉलिटिकल राय है, ये किसी के आगे बिका हुआ नहीं है, तो जो इत्मीनान हासिल करना मेरे घर पे आ जाओ, मेरे बेडरूम के नीचे जाकर झांक के देख लो, अगर कुछ मिल जाए। ऐसे कोई आ ही ना जाए। हाँ नहीं आ जाए, हमें, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। मेरे नहीं, हमारी एक चीज इंस्टीट्यूशंस हो या पर्सनैलिटी हो, एक एक चीज खुली किताब की तरह। और मैं सबको दावत देता हूँ, कोई शख्स जानना चाहता है इसमें, हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हैं, लेकिन सच्चाई के साथ आएगा, तालिब इल्म बन के बैठेगा। अमेरिका में तो पब्लिक होगा ना, एवरीथिंग इज पब्लिक। गांधी इंस्टीट्यूट इज व्हाट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी नॉन प्रॉफिट है, हर चीज तो पब्लिक होती है, एवरीथिंग इज पब्लिक। आप गूगल पे लिख के आ जाता है। हाँ। उसमें किसी ने कोई आपको ग्रांट दी हो, या आपको किसी हुकूमत से कोई इमदाद मिली हो, या किसी शख्स ने कोई, ईच एंड एवरीथिंग इज पब्लिक रिकॉर्ड। यही सवाल था, आस्क हिम व्हाई पीपल आर सस्पिशियस अबाउट देम पार्ट ऑफ बीइंग वेस्टर्न इंपीरियल प्रोपेगेंडा मशीनरी, लव देम। बाय द वे मिल गया इसका जवाब। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से कैसे पाकिस्तान दूर जाए? आपको ये तय करना पड़ेगा स्टेट की सतह पे कि आपने रिलीजन को यूज नहीं करना, बाकी हमारा काम है, हम निपट लेंगे उनसे। अभी हमने ये डिबेट तो अच्छी खासी कर ली थी, पर किसी ने फिर आपका कोड दे दिया है कि आपने किसी पॉडकास्ट में कहा है कि 1400 साल में नो मुस्लिम हैज़ फॉलोड द ट्रू दीन। ये आपने कहा है? नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा, ये मैं कभी कह भी नहीं सकता। जो बात मैं कहता हूँ वो ये है कि 14 साल में जो मेथोडोलॉजी डेवलप हुई हैं वो ये 3-4 हैं, उसमें हमारा भी एक फिनोमेनन। क्या वो ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर औरत बदकारी से ना रुके तो लास्ट रिजॉर्ट उन पर हाथ उठाने वाली जो बात है, उसके पीछे क्या रीजनिंग है? अगर ये उस पस मंज़र में सवाल है कि हमारे यहाँ जो कुरान मजीद में एक चीज़ आई है, तो उसमें बड़ी तफसीली, आपसे भी लास्ट टाइम गुफ्तगू हुई थी हमारे, उस पर बहुत तफसीली कुरान की तफसीर में मौजूद है। ये मौका नहीं है मैं उस पर मुख्तसर बात करूँ। अगर कोई औरत बदकारी पर उतर जाती है तो हम ये कहते हैं कि इस दौर के अंदर ये हक फ़र्द को देने के बजाय आप इंस्टीट्यूशंस के हवाले करें और कोई अदालत के अंदर आप जाएं, और वो इस मामले में अगर कोई उसको सज़ा देना चाहती है, तादीद देना चाहती है, तो उसका हक है। फ़र्द को यह हक इस वक्त हम नहीं दे सकते। Why does a school of thought justify domestic violence on women? नेवर एवर, हमने तो कभी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कोई बात कभी की नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस कैसे की जा सकती है? जो बात हम करते हैं वो कुरान की एक आयत की इंटरप्रिटेशन है, उसके पस मंज़र में बताते हैं। इंस्टीट्यूशन कायम होगा, अथॉरिटी कायम होगी, मिसयूज़ होगा तो उस पर अल्लाह की तरफ से सज़ा है। बंदों ने मिसयूज़ किया तो सिस्टम के सुपुर्द कर देना चाहिए, सिस्टम सज़ा देता है। आपकी जो बीवी है अगर वो घर पे बैठकर ड्रग्स करे तो वेस्ट के अंदर भी उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में डालते हैं। तो ये तो उस इंस्टीट्यूशन को तोड़ने की सज़ा है। 295C पे सवाल है, बट हम पिछले बार अच्छा खासा डिस्कस कर लिया था। क्या नॉन मुस्लिम पाकिस्तान के हीरोज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। नॉन मुस्लिम पाकिस्तान नेशन स्टेट है, ये मुसलमानों का सिर्फ मुल्क नहीं है। जो लोग यहाँ आबाद थे उन सब का मुल्क है, उन सब को हक हासिल है, उन सब को यहाँ हुक्मरानी का हक हासिल है। हमारे यहाँ जो इस तरह के कवानीन बने हैं वो इस नेशन स्टेट की स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है।
He said in his Ilmun Nabi speech something like, it seems Allah did not want his prophet's word to be misunderstood 100%. Why does he feel that way? Any example? ये बिल्कुल नहीं कहा मैंने, जो बात की है वो इससे मुख्तलिफ बात है। मैंने ये बात की थी कि मैंने जब हदीस पे काम किया तो हदीस का जो ज़ख़ीरा मौजूद था उस पर काम के दौरान मुझे पता लगा कि जब लोग प्रॉफिट की बात को मिस इंटरप्रेट करते हैं तो अल्लाह ताला ने जो कुछ हमारे पास खुद प्रॉफिट की हिस्ट्री आ गई है उसके अंदर से हम ये बता देते हैं कि ये बात ऐसे नहीं है, तो गालिबन अल्लाह ताला ने शायद कोई इस तरह का बंदोबस्त किया हुआ है कि प्रॉफिट की मिस रिप्रेजेंटेशन को भी हिस्टोरिकली ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे आप रिफ्यूट कर सकते हैं। Why they allow mortgage for Muslims in Western countries even though it is interest and haram? इट्स नॉट इंटरेस्ट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। ये बड़े एहसान का मामला है मौजूदा दौर के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरे वालिद साहब मुझे ये ऑफ़र करें कि भाई तुम घर नहीं ख़रीद सकते, घर मैं ख़रीद देता हूँ, उसका तुम मुझे किराया देते रहो और जो तुम मुझे किराया दोगे उसको मैं घर की मिल्कियत में शुमार कर लूँगा, तुम्हें तो अब्बा जान को रोज़ाना झोली फैला के दुआएं दूंगा। यही काम बैंक करता है। There are Sahih hadith about the arrival of Mehdi, yet Mr. Gandhi says there isn't going to come any Mehdi. जो हदीसें सनदन सही हैं उनको हमने अपनी बुक में लिखा है, उसमें किसी इस तरह के तिलिस्माती फ़र्द की आमद का जिक्र नहीं है। उसमें जिसका जिक्र है उसको हमने बता दिया कि वो आ चुका है। Does reading and memorizing text one doesn't know the meaning of benefit spiritually or materially? स्पिरिचुअली तो हो नहीं सकता, किसी टेक्स्ट को आप याद करें आप उसका मीनिंग ही नहीं जानते हो, तो स्पिरिचुअली कनेक्शन के लिए तो मीनिंग जानना ज़रूरी है। Since you believe that there shouldn't be a religion of the state, how do you suggest the implementation of Islamic laws and punishments? स्टेट का रिलीजन नहीं होता, हुकूमत का होता है। हुकूमत मुसलमानों की होगी तो उन्होंने मुसलमानों से मुतल्लिक जो लॉज हैं वो उन पे इम्प्लीमेंट करने हैं। Ask him about the hadith that किसी का दिल दुखाना खाने काबा की दीवार गिरा देने से ज़्यादा बड़ा जुर्म है। Is this सही और गलत? मेरे इल्म भी हद तक कोई ऐसी सही हदीस नहीं है। Ask him about Islamic rulings on the relationship between girl and boy as boyfriend and girlfriend. गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अगर आप बनते हैं और उसमें जो दीन के तकाजे हैं, हया अगला पार्ट भी है क्या कि अगर लड़का चीट करे तो क्या उसकी कोई सजा होगी? ये दानिश मंदी भाई आपने अच्छा सोचा है। हाँ। जब रिलेशनशिप ही हराम है तो उसमें चीटिंग का गुनाह थोड़ी मिल सकता। नहीं, मेरा ख्याल ये कि आपको इस्लाम मॉडेस्टी की दावत देता है। आप मर्द और औरत आपस में दोस्ती कर सकते हैं, उनका एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कुछ हुदूद हैं, कुछ शराइत हैं, उनको कायम रखना चाहिए हमें। Is it necessary to offer Jummah prayer nowadays? What are the Shariat for Jummah prayer to be farz? इस्लाम में जुम्मा की जो सुन्नत कायम की गई है, हुक्मरान या उसका कोई मुकर्रर करदा इमाम होगा, और अगर वो नहीं है लेकिन मुसलमानों का इज्तमाई तौर पे ये कंसेंसस है तो मुसलमानों की जमात से अलग नहीं होना चाहिए, जुम्मा पढ़ना चाहिए। हम पढ़ते हैं यूएस के अंदर। Is a man responsible for and answerable to Allah for his mother, sister, wife or daughter to wear immodest clothes? बिल्कुल भी नहीं। हर एक शऊर के लिहाज से दुनिया के इम्तिहान में शरीक है, सब ने अपना जवाब खुद देना है। If the killing of the people of Makkah was a divine punishment, then why were they given the opportunity to accept Islam? इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनको मोहलत दी, उन पर इत्माम हुज्जत हुआ और इत्माम हुज्जत के बाद उनका इंतखाब था कि उन्होंने इसको इख्तियार करना है या नहीं करना। तो ऐसा नहीं होता कि जब आप पनिशमेंट देते हैं तो उसमें आप अल्टीमेटम नहीं देते, समझाते नहीं, ये खुद दावत है, ये मराहिल हैं उसके, उसको मौका दिया गया। Can a woman lead prayers? I think हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। हमारे ट्रेडिशन में ये चीज़ नहीं है, प्रॉफिट ने इसको बाकायदा तौर पर ट्रेडिशन के तौर पर जाने की, बल्कि इसकी गुंजाइश है। खुद उन्होंने उम्मे वर्क़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुकर्रर किया और उनका एक इमाम मर्द को बनाया, मौज़िन मर्द को बनाया। What's his opinion on तकलीद? Why he also followed जावेद अहमद गांधी on the same time? तकलीद शौरी तौर पे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तकलीद इंतज़ामी मसला समझते हैं, लोग दुनिया भर में तकलीद करते हैं, लेकिन तकलीद की बुनियाद पर आप ये नहीं कह सकते कि जो कुछ आप मान रहे हैं वो सही भी है। आपको रीजनिंग बतानी पड़ेगी। Reading philosophy and understanding, is it right or wrong according to Islam? बिल्कुल ठीक है। फ़िलासफ़ी कुछ चीज़ों का जवाब देती है, अगर वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है तो इस्लाम की रीजनिंग उसके सामने रखें। बस जाते जाते इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, जिन्होंने आपके थोड़े बहुत इख्तिलाफ हैं उनसे, वो होते हैं, जो उनके भी गांधी साहब से थोड़े इख्तिलाफ है, लेकिन वो हमेशा बड़े एहतरामन उनकी बात करते हैं। पर जो उनके साथ हो रहा है, ए जो उन्होंने किया, क्या वो ब्लास्फेमी है? और बी आप पॉलिटिकली कैसे देखते हैं कि किस वजह से उनके साथ ये हो रहा है? मेरा ख्याल है दुनिया के अंदर बहुत सारे मामलात इंसान करता है और बहुत सारे मामलात खुदा कर रहा होता है। इंजीनियर साहब के साथ जो कुछ हो रहा है इसमें इंसानों के साथ साथ कुछ खुदा की स्कीम का भी दखल है और इससे बहुत खैर बरामद होगी इस मुल्क के अंदर। इस तरह की शख्सियत के साथ जो कुछ हमारे मुल्क ने, निज़ाम ने, हमारे यहाँ के इदारों ने, हमारे यहाँ के मजहबी हलकों ने किया है, मेरा ख्याल अल्लाह ताला उनको कुछ चीज़ों में एक्सपोज करना चाहता है और बहुत जल्द वो एक्सपोज होंगे और इंजीनियर साहब इंशाल्लाह खैर से बाहर आएंगे। हम सब की नेक तमन्नाएं, दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे
और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी मैच्योर होगी उनके बाहर आने के बाद। तो जो लोग ये भी पूछते हैं कि क्यों आप या जावेद अहमद गांधी साहब चले गए पाकिस्तान छोड़ गए, आई थिंक जो इंजीनियर साहब के साथ हो रहा है उसमें जवाब भी मिल जाता है कि सेफ नहीं है इस्लाम की बात करने के लिए पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल इंजीनियर साहब जब बाहर आएंगे तो मेरा सबसे पहला उनको मशवरा ये होगा कि अगर आप वो काम करना चाहते हैं जो आप कर रहे थे तो उसमें दीन का हुक्म यही है, इसको बुज़दिली पर मामूल नहीं करना चाहिए। ये दीन का हुक्म है कि जिस वक़्त ये सूरत हाल पैदा हो कि गिरदो पेश के लोग आपकी वजह से ख़तरे में आ जाएं तो फिर आपको हिजरत करनी चाहिए। तो किसी ऐसे दारुल अमन को ढूंढें जहाँ पर जाके आज़ादी के साथ आप गुफ्तगू करें। इंजीनियर साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो सरी जुल्म है, खिलाफ इस्लाम है, खिलाफ इंसानियत है और हमारी नेशन के लिए बायस शर्मिंदगी है। और हम इस चीज़ को धोते धोते हमें अब अशरे लगेंगे कि हमने एक नौजवान को जिसने अपनी अर्थ से दीन को सीखा, सही गलत से कतई नज़र, उसके रवैये से कतई नज़र, उसने मेहनत की, हज़ारों लाखों लोगों को उसने इंस्पायर किया, उससे सिर्फ बदला और इंतकाम लेने के लिए हमने उसके लिए क्या किया, पैगंबर के नाम को मिसयूज़ किया। सबसे बड़े जो दुख की बात है, इंजीनियर साहब पे कोई ज़मीन गबन करने का मुकदमा कर देता, कोई उनके ऊपर अगवा बर तावान का मुकदमा कर देता, लॉ के साथ वो लड़ते। मेरे पैगंबर को मिसयूज़ किया आप लोगों ने और पैगंबर को आपस की लड़ाई में ले आए हैं आप। इससे बड़ी बुज़दिली की अलामत कोई नहीं हो सकती। आज ट्यूसडे ये आज ही उनकी बेल हियरिंग थी, मुझे वक्त नहीं मिला, मैं अपडेट लूँगा इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर होगी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लिसनिंग, टेक केयर, खुदा हाफिज़।